चलो, फिर हम क्या करते हैं, आप लोगों का जो पहले का वो आया है, एसेज वगैरह हैं, उनका आज एवेल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो हमारे एसेज कौन कौन से थे। मैंने आप लोगों को टोटल 6 एसेज दिए थे। पहला तो था चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन इन इंडिया, है ना। तो वही सबसे पहले इसी ऐसे को देख लेते हैं सबके। अ, अरुण प्रेजेंट हो गया भाई? अरुण प्रेजेंट नहीं है। चलो अरुण को कर ही देते हैं यार, मेरे नाम का बंदा है। उसका शायद सुबह का मॉर्निंग शिफ्ट रहता है। चलो, अरुण का ऐसे अगर आप देखेंगे, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन इन इंडिया, ये हमारा ऐसे का टॉपिक। सबसे पहले थोड़ी सी राइटिंग का इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा अरुण को, या फिर मैं अरुण को एडवाइस करूंगा कि भाई तुम जो है ना, जो ब्लैंक A4 शीट आती है ना, वो आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगी। A4 की जो शीट आती है ना, उस पे ट्राई करो। ये जो लाइनिंग वाला सिस्टम रहता है ना, हमें एग्जाम में लाइंस मिलती नहीं है, ऐसी कॉपी नहीं मिलती। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके रियल टाइम रिसोर्सेज और रियल टाइम इन्वायरमेंट में करना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आ रही है। अब उसके बाद में स्पेस का थोड़ा सा इश्यू रखना पड़ेगा आपको, यहाँ अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं। ये जो हेडिंग है ना, हेडिंग में अंडरलाइन करने का कोई नीड नहीं था। सबसे पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद में वी आर एंटरिंग, ये तरीके से लिखना है भाई, वर लग रहा है ना, ये गलत लिखा हुआ है, वर लग रहा है। इसको वी आर प्रॉपर लिखना है। वी आर एंटरिंग अ न्यू वर्ल्ड इन विच डेटा मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन सॉफ्टवेयर बाय टिम ओ रेली। ठीक है, तो कोट लिखते हो ना, तो ये बाय नाम का वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, प्रपोजिशन है, हाँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी बात है, हाइफन लगा के नीचे की तरफ क्या कर सकते हैं, उस कोट वाले लिखने वाले का अंदर नाम रख सकते हैं। और सीधी सी बात है, कोट लिखने का तरीका होता है कि भाई ये जो लाइन हमने लिखी है, इस लाइन के बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसमें हम इस बंदे का नाम लिखते हैं, सेम लाइन में उसका नाम मेंशन नहीं करते। फिर उसके बाद हम एक लाइन का गैप देते हैं, फिर हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूएशन में नहीं करना होता, सब एकदम से पूरा हौच पौच हो जाता है। तो टीपीटीपी एक्ट एम, इसका एम क्या है ना, टू रेगुलेट द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा ऑफ एवरी इंडिविजुअल, इंश्योरिंग राइट टू प्रोटेक्ट द डेटा एंड द नीड टू प्रोसेस इट फॉर लॉफुल पर्पस। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, रिसेंट हमने एक इवेंट के साथ बात कर ली कि रिसेंटली, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ना, अरुण ने आगे पीछे लिखा है, हमें इंट्रोडक्शन यहाँ से करना चाहिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना, रिसेंटली इन्होंने परमिशन दी है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए, है ना। अब इसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देना चाहिए था कि टीपीटीपी एक्ट जो है उसका एम क्या है। आपने पहले एम लिख दिया, फिर और फिर आप उसके बारे में एक रिसेंट खबर बता रहे हो, तो ये गलत है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसके बारे में बताना है कि भाई बेसिकली हुआ क्या है। फिर आपको जाना है उसकी बेसिक डेफिनेशन के दौर पे, है ना। फिर आपने उसका एम एम देख लिया, और फिर आपने उसकी रिसर्च रिसेंट टेक्स्ट की फिर से बात कर ली कि डीपीडीपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इन ईयर 2017 इन केएस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से रिलेटेड है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है भाई, बंदे ने पैराग्राफ ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पे पैराग्राफ ब्रेक होना चाहिए था, यहाँ पे। ठीक है, फिर उस बाद चैलेंजेस की बात कर ली, वायलेट फंडामेंटल राइट, है ना, एग्जाम्पशन फॉर स्टेट और एनी ऑर्गेनाइजेशन में लीड टू कलेक्शन ऑफ डेटा एंड रिटेंशन विच इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट की बात कर ली, डेटा प्रोसेसिंग, अंडरलाइन तो ठीक किया है। ठीक है, उसके बाद में आगे आते हैं, फिर हर थर्ड पे भी मेरे ख्याल से पैराग्राफ ब्रेक करना चाहिए था। ठीक है, डेटा ट्रांसफरेबिलिटी की बात कर ली है, परमिट डेटा ट्रांसफर आउटसाइड इंडिया वगैरह वगैरह। एंड देन आगे मूव करें, कंसेंट इश्यूज की बात भी की है, यहाँ पर अंडरलाइन किया जाना चाहिए था, ये बहुत मेजर चीज़ है ना। हमने जब चैलेंजेस की बात करें तो उन चैलेंजेस को हमें अंडरलाइन करना है, कंप्लाइंस कॉस्ट को अंडरलाइन करना है, कॉन्सेंट इश्यूज को करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर इसके साथ साथ ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके बेनिफिट्स क्या आ जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पस लिमिटेशन, पर्सनल डेटा फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑब्टेनिंग कंसेंट इंश्योरिंग डेटा प्राइवेसी वगैरह आ जाता है। ठीक है, डेटा मिनिमाइजेशन भी आ जाता है, डेटा एक्यूरेसी, स्टोरेज लिमिटेशन। इन कंक्लूजन, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 प्रोवाइड्स डेटा प्रोटेक्शन विद मिनिमम। अरे यार, देखो, मैंने जो
एक्ट की बात की थी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की बात की थी, उसमें मैंने बिल पे इतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया था कि हमें बिल के बारे में लिखना है। बिल को एक मीडियम बनाना था और आपको इन्फॉर्मेशन को और ज्यादा जो है एक्सपेंड करना था। हमें बिल के बारे में नहीं लिखना, हमें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के बारे में लिखना है ना। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बेसिकली क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या चीज है। तो बिल जो है ना, उसमें एक एक एलिमेंट के तौर पे आ जाता है, पूरा का पूरा ऐसे जो है वो आपको बिल को लेके फिक्स नहीं है। तो ये चीज नहीं आनी चाहिए थी। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड, है ना, ये आना चाहिए था। डेटा प्रोटेक्शन विद मिनिमम डिसरप्शन, जबकि इंश्योरिंग नेसेसरी चेंजेस इन द वे डेटा फिडुशरीज प्रोसेस वगैरह वगैरह। India's digital economy and its innovation enhancing the ease of living for individuals and doing business with data privacy। ये थोड़ा सा रेडेंडेंट है यहाँ से, है ना। कंक्लूजन में डीपीडीपी प्रोवाइड क्या करता है, इससे रिलेटेड आप थोड़े कंसर्न्स या फिर कुछ ऐसा एक होपफुल फॉरवर्ड वे ऑफ लुकिंग जोड़ सकते थे डीपीडीपी से रिलेटेड, वो करना चाहिए था। ये इंप्रूवमेंट आना चाहिए इस ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं रजत की तरफ। रजत, तैयार है आप? जी सर। Challenges and opportunities, digital personal data protection in India. The biggest part of our digital transformation is changing the way we think। ठीक है, रिसेंटली अगेन वही चीज आपने भी की है, नहीं आपने सही किया, आपने सही किया। रिसेंटली प्रेसिडेंट गेव हिज असेंट टू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। और फिर उसके बाद में आपने इसका एम मेंशन किया है, बहुत सही है, इंट्रोडक्शन काफी सही है। फिर उसके बाद आगे आते हैं, तो पर्सनल डेटा कम्स अंडर प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल एंड सुप्रीम कोर्ट। ये लैंग्वेज काफी अच्छी यूज की रहा था आपने, आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज नहीं की है। अरुण ने क्या किया है कि उस आर्टिकल को काफी हद तक चेंज नहीं किया है और उसको अपने वर्ड्स में ज्यादा नहीं लिखा है। तो उससे हुआ क्या है कि कीवर्ड्स वगैरह तो मेंशन अरुण ने किए हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है वो अरुण की नहीं लग रही है ना, वो सिर्फ पर्सनल टच नहीं आ रही, जबकि आपकी लैंग्वेज में थोड़ा सा पर्सनल टच आ रहा है। ठीक है, तो पर्सनल डेटा प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल में आ जाता है, राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट, मेजर जजमेंट को भी आपने मेंशन कर दिया। सिग्निफिकेंस फिर आपने बता दिया, डिजिटल और नॉन डिजिटल डेटा, चाइल्ड और पर्सन अंडर 18 नीड अ कंसेंट ऑफ पेरेंट्स और लीगल गार्डियन। फिर उसके बाद में आपने पर्सनल डेटा का बता दिया कि भाई सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए चाहिए। टीपीटीपी एक्ट क्या कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे रहा है ना, मॉनिटरिंग करने के लिए। फिर उसके बाद आपने सिग्निफिकेंस के साथ कुछ चैलेंजेस भी मेंशन कर दिए, वायलेट्स फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी, ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा, ठीक है, मे नॉट इंश्योर एडिक्वेट डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड, कोई कंपेंसेशन नहीं है डेटा लीक पे। ठीक है, ये अपने कंसर्न भी आगे एक्सपेंड कर दिए। ठीक ठीक ठीक, कुछ आपने रूल्स और रेगुलेशंस का रेफरेंस भी डाल दिया। इन टीपीडीपी एक्ट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आपने मैकेनिज्म की बात करी। मैकेनिज्म नीड टू बी गवर्निंग द क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ डेटा स्पेशली टू कंट्रीज नॉट हैव फ्रेंडली रिलेशन विद इंडिया। राइट टू फॉरगॉटन शुड बी प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ वेयर डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज पोज हार्म द रेपुटेशन लाइफ ऑफ पर्सन। कंप्यूटिंग कोड क्यों नहीं लिखा रजत? सर वो जो लास्ट टाइम आपने बोला था ना, उससे पहले ही सबमिट कर लिया था ये तो। अच्छा, कंक्लूडिंग कोड भी लिखना है रजत, है ना। कंक्लूडिंग देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में जो हमारा कोड होता है ना, उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है कि वो हमें टॉपिक के बारे में बता रहा है, वो हमें टॉपिक के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे रहा है कि भाई बेसिकली हम किस लाइन और लेंथ पे जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी रैंडम जो है कोड हम डाल देते हैं। हम कोड को स्टार्टिंग में इंसर्ट करते हैं, उसको इंसर्ट करने के बाद में क्या करते हैं, हम उसको अपनी इंट्रोडक्शन से लिंक करते हैं, या फिर हमारा जो पूरा पैराग्राफ जो ऐसे है उसका लिंकेज वहीं से आता है। जब हम उसको लिंक कर देते हैं तो उसको लिंक करने के बाद में फिर हम पूरी बॉडी को एक्सपेंड करते हैं, इंट्रोडक्शन कर दिया, चैलेंजेस बता दिए, कंसर्न बता दिए, और लास्ट में हमने उसका सॉल्यूशन या फिर फॉरवर्ड लुकिंग वाला वे बता दिया। और उसके साथ में हम एक पॉजिटिव नोट पे एक कोड लिखते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए पूरा ऐसे हमारा कंसर्न से रिलेटेड है, ऐसे किसी भी स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड है जिसमें कंसर्न जाहिर किया जा रहा है, जिसमें चिंता जाहिर की जा रही है, तो हम क्या करेंगे, तो हम कोर्ट की जब एंडिंग करेंगे तो उसमें हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आपका जो कोर्ट होता है स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन पूछने वाला होता है, उसका आंसर बाद में पूरे ऐसे में दिया जाता है। लेकिन लास्ट वाला जो आपका कोर्ट होता है वो कंक्लूडिंग होता है, वो क्या करता है, आपके एक तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन अपने पूरे ऐसे में कवर की है उसको क्या करता है, उसको वैलिडेट करता है, या फिर उसको एक पॉजिटिव नोट पे छोड़ता है ना। तो उस तरीके का कोर्ट हमारा लास्ट में होना चाहिए। व्हाट इट? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट ऋतव पे आते हैं। सेकेंड,
challenges and opportunities digital personal data protection in India. The Digital Personal Data Protection Act is a crucial step towards safeguarding our digital privacy. Again, Rital, आपने भी सेम देखो गलती की है यहाँ पे, है ना? हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि हम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की बात करें। हम एक्ट को तो एक एलिमेंट के तौर पे लेके आएंगे, कि मैंने आपको तब भी बताया था, है ना? हम सिर्फ एक्ट के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन जो हुआ है वो एक्ट के हिसाब से हुआ है, जो कि प्रॉपर नहीं है, ठीक है? Yes. It came into being after years of deliberation and drafting following Supreme Court's recognition of privacy as a fundamental right in 2017. इसमें अगर आप उस पर्टिकुलर जजमेंट को मेंशन कर दी तो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता। मैंने आपको बताया था कि CDS में रिसेंटली ही वो पूछा गया था, और लैंडमार्क जो जजमेंट्स होते हैं वो एक प्रेसिडेंस के तौर पे काम करते हैं, वो आपकी किसी भी चीज़ की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाते हैं, है ना? सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ना, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की अगर आप जजमेंट को मेंशन करेंगे तो फिर वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी ऐड कर, ठीक है? एक्ट इज ऑब्टेनिंग कंसेंट फ्रॉम, अगेन हमने एक्ट की बात एलिमेंट के तौर पे करनी है। आपको जो फोकस करना चाहिए था वो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन पे करना चाहिए था, है ना, उस चीज़ पे। फिर आपने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सिग्निफिकेंस में आपने एक नेक्स्ट स्टेप ऐड कर दिया। ये DPPI क्या करेगा, उसके साथ साथ कंसर्न्स भी आपने ऐड किए हैं, ये सही है। यहाँ पर कंसर्न्स ऐड करने के बाद में हैक लैक्स क्लैरिटी ऑन सर्टेन इश्यूज, ठीक है, इसमें अपने फर्दर अपने कंसर्न्स को एक्सपेंड किया है। देन उन कंसर्न्स को कैसे एड्रेस किया जाए, इन लिमिटेशंस को कैसे एड्रेस किया जाए, इसको प्रॉपरली यहाँ पर हैंडल किया गया है। मैकेनिज्म होना चाहिए क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर्स, इंश्योरिंग एडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा, राइट्स होने चाहिए, पोर्टेबिलिटी एंड राइट टू बी फॉरगॉटन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एक्ट टू एम्पावर इंडिविजुअल फर्दर, ठीक है? एक काम यहाँ पर हम और कर सकते थे, जैसे कुछ कुछ यहाँ पर हमारे जो की टर्म्स आते हैं ना, उनको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें। जैसे डेटा पोर्टेबिलिटी है, डेटा पोर्टेबिलिटी को हम कैसे समझाएंगे एग्जामिनर, बताओ रितल? या राइट टू बी फॉरगॉटन हम कैसे समझाएंगे, उसको समझ में कैसे आएगा? एग्जाम्पल सेट कर, है ना? एग्जाम्पल दे सकते हैं, या फिर थोड़ा सा उसके बारे में हम इंट्रो दे सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। हमने वो नहीं दिया है। आप ये समझ के चलिए कि जो एग्जामिनर है ना वो एक लेमैन है, उसको नहीं पता भाई, है ना? उसको जो है वो नहीं पता कि भाई ये टर्म्स क्या है। हर चीज़ का मास्टर तो नहीं हो सकता ना वो, कि वो डेटा के बारे में भी जानता हो, बायो के बारे में भी जानता हो, पॉलिटिक्स के बारे में भी जानता हो। वो बस एक सिंपल ऐसे हम इतना समझ के चल रहे हैं कि वो बंदा सिंपल हमें पढ़ के इसको देख रहा है ना? हाईली क्वालिफाइड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी डजंट नो। तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा हमें एक्सपेंड करना चाहिए। जब हम राइट लाइक डेटा पोर्टेबिलिटी, है ना, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, सच एज दिस और दैट। फिर राइट टू बी फॉरगॉटन मीन्स विच इन्फर्स द मीनिंग ऑफ दिस और दैट, ऐसे करके आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो वो ज़्यादा क्रेडिबिलिटी लेके आएगा। फिर क्लियर डेफिनेशंस एंड प्रोसीजर शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ एग्जामिनेशन, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। अगेन आपने कोड नहीं दिया ना, नहीं, कोड की गलती करके निकल गई, गलती क्यों कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा था कि कोड को, फिर वो नीचे एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा था मेरा, मैंने कोड सर्च किए पर मतलब एक्सप्लेन नहीं हो रहा था इंट्रोडक्शन के साथ। डेटा से रिलेटेड को इतने सारे कोड्स मिल रहे हैं आज के टाइम में, डेटा से रिलेटेड, डेटा जबकि पर्सनल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, तो बहुत सारे कोड्स आपको मिल जाएंगे। तो नहीं डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछो ना, मुझसे पूछो आप कि सर एक कोड सजेस्ट कीजिए इसके लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा, आप लोग पूछते नहीं है। यस सर, नहीं चलो विनय। Yes, sir. Challenges and opportunities, digital personal data protection in India. Data is a new oil. Whoever controls the data controls the world. Peter, क्या नाम लिखा है यार ये? This is Swarnam Guard. ठीक है, कोड अच्छा है। With Digital India campaign, the lives of people has drastically improved. As various services and ease of opportunities have been made available to the people, from UPI to online stores are just a click away, but this also raises concerns regarding the privacy and data for the individual. Concerns for the data breach होना चाहिए, है ना?
रेज कंसर्न्स रिगार्डिंग द प्राइवेसी, या तो डेटा प्राइवेसी हम कर देते हैं सिंपल। प्राइवेसी एंड डेटा अलग से जो एंड लगाया ना, ये सेंस नहीं बना रहा। ठीक है सर। रिगार्डिंग द डेटा प्राइवेसी फॉर द इंडिविजुअल, ये करेक्ट था यहाँ पे। फिर उसके बाद में एज इंडिया शिफ्ट टूवर्ड्स द डिजिटल इकोनॉमी की बात की है। सेफ गार्डिंग ऑफ दिस पर्सन डेटा कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। ठीक 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 है, ये आपने थोड़ा सही किया, थोड़ा अलग लाइन ऑफ एक्शन पे जा रहा है, मतलब सही है, ठीक है। फिर उसके बाद में इस चीज़ को देखते हुए मैटी ने क्या किया है, डीपी बिल्कुल डिड्यूस की, इसको प्रेसिडेंट ने असेंट भी दे दी। फिर हमने इसके एम के बारे में बात कर ली, ठीक है। पैराग्राफ को ब्रेक करो यार, स्पेस तो दो, जैसा स्पेस यहाँ दे रहे हो वैसे स्पेस यहाँ पे भी तो दो। पूरा पेज आपने एक ही पैराग्राफ में कवर किया है, यहाँ पे स्पेस देना चाहिए था, स्पेस देना सीखिए। ओके सर। सर्टेन राइट्स की बात कर दी आपने, वायलेट्स द फंडामेंटल राइट, यानी कि कंसर्न्स आ गए, चैलेंजेस आ गए। रिसेंटली व्हाट्सएप क्लैश विद दिल्ली हाई कोर्ट ओवर कंपनीज रिफ्यूजल टू पे इट्स एंड टू एंड एनक्रिप्शन, सही है। कॉम्प्रोमाइज द राइट टू सिक्योरिटी of the use of the platform to resolve these challenges issue government must lead by example in prioritizing data protection, ठीक है ठीक है, ये भी सही है। गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है ना। once the purpose has been fulfilled individual withdraws for their consent, ठीक है। for this data protection laws like right to portability and right to be forgotten should be provided in cases where storage of data possesses harm to right of life of the persons। यहाँ पर भी आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए था, जैसा मैंने रितन को बताया, ठीक है। ऑल्सो इंडिपेंडेंट एंड पावर डेटा, बाकी ओवरऑल काफी सही है। एड्रेसल ऑफ प्रॉपर रेगुलेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड अदर रिलेक्टेड और रिलेवेंट एरिया। अगेन एंडिंग में कोड नहीं लिखा यार, क्यों मिस कर रहे हो सर वो कोड बैठ नहीं रहा था, मतलब प्रॉपर सुनो तो मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक फॉर्मेट बताया जिसको आपको फुलफिल करना है, उससे आगे पीछे मत हो यार। मैं बोल रहा हूँ कि लिखो तो मतलब कहीं से भी ढूंढ के लिखो, कोशिश करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो मन से कोड बना के उसमें अननोन लिख दो। सर ऐसा कर सकते हैं? करो ना, अभी तो स्टार्टिंग कर सकते हैं ना। सर ठीक है, तो मतलब एनोनिमस मेरे पास था वो, लेकिन बस कि कोई रेलेवेंट फिगर नहीं है इसलिए नहीं लिखा। अननोन लिख दो, और मैं सही बताऊं तो किसी का नाम लिखकर किसी साइंटिस्ट। सर मतलब मेरे पास तो एनिमे का कोड था वो, तो किसका? एनिमे का कोड था वो। हाँ तो लिख दो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है सर। सोर्स है उसको लिख सकते हो। बाकी मैं ये बोलूंगा, देखो सीधी सी बात है, थोड़ा जुगाड़ से भी काम चलाना पड़ता है। अगर किसी नॉन पर्सनैलिटी का नाम नहीं आ रहा है तो भाई अगर आप उसके आगे लिख दोगे स्टीव हॉकिंग, स्टीव क्या नाम था बंदे का, मैं नाम नहीं पूछ गया, स्टीफन हॉकिंग। हाँ स्टीफन हॉकिंग, उसका नाम लिख दोगे, कोई चेक करने नहीं जा रहा है। बंदों ने बहुत सारी चीजें बोली होती हैं, कई सारी वेल नोन होती है और कई सारी इतनी सारी वेल नोन नहीं होती। वेल नोन यूज करते तो अच्छी बात है, कम वेल नोन यूज करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके सर। अब उसके बाद आयुष पे आते हैं। आयुष भाई, यस सर। तुम्हारा वाला अभी का नहीं है क्या? अभी का कौन सा सर? ये जो बाद में भेजे हैं, सेवेंथ लेक्चर हाँ, 7 वाली? अगस्त वाले मैंने भेजे हैं, वो कंप्लीट नहीं हुए आपके? नहीं नहीं सर, वो अभी नहीं हुए, वो कल या परसों में कर दूंगा मैं सारे। कोशिश कीजिए कीप अप करें, ताकि मैं साइड बाय साइड आप लोगों का साथ में एवोल्यूशन जो है वो कर सकूं, है ना। यस सर, यस सर। फिर उसके बाद में कौन आता है भाई हमारे पास में? अगेन ये दीक्षा का। चलो मैं तुम दोनों का करता ही हूँ। दीक्षा आप भी प्रेजेंट? यस सर। ठीक है, सबसे पहले आइए इसका करते हैं। साइबर अटैक्स एंड न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। आपने इट टेक्स 20 years to build a reputation and few minutes of cyber incident to ruin it. स्टीफन नेपो। आयुष, ये जो कोट है आपका, क्या ये वॉरफेयर से रिलेटेड लग रहा है आपको? इंडिविजुअल लेवल पे भी सर, एक तो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी हो सकता है ना, क्योंकि साइबर अटैक्स जो है एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। वॉरफेयर जो टर्म है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होने वाली किसी भी डिबेट या किसी भी इंसिडेंट को हम रेफर करते हैं? वॉरफेयर तो कंट्रीज के बीच में होता है ना। यस सर। फिर यहाँ पर ये रिलेवेंट नहीं होगा, है ना। हमें एक एक कीवर्ड को देखना पड़ेगा आयुष। हम ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि हमने सिर्फ एक कोड डाल दिया तो वो एक मीनिंग क्रिएट करा। वो क्या मीनिंग क्रिएट कर रहा है,
ऐसे के साथ किस कंटेक्स्ट में, वो हमें देखना है। सबसे पहले आपको टॉपिक को समझना है। साइबर अटैक्स आर न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर। वॉरफेयर की बात की जा रही है, मतलब वो कंट्रीज के बीच में। पर्सनल जो साइबर अटैक्स होते हैं उनकी तो बातें की ही नहीं जाएगी, हम सिर्फ नेशनल लेवल के साइबर अटैक्स की बात करें। ठीक है, साइबर अटैक्स क्या होते हैं ये आपने सही बताया है। ठीक है, डेलिबरेट एक्शन टू डिस्टर्ब, डैमेज और गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। फिर उसके बाद रिसेंट ईयर में वर्ल्ड हैज सीन वेरियस साइबर अटैक्स। ओके, बेसिक फंक्शनिंग और प्रॉब्लम की बात की है। पावर टू डिसरप्ट बिग ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट ऑफ वर्ल्ड टू गो डाउन इन फ्रंट ऑफ देम। ठीक है, psychological level, these attacks inflict significant damage, instilling fear and uncertainty among population, eroding trust in institutions, resulting in constant fear and toll in decision making. Strategic level पे political atmosphere, कश्मीर केस कैसा, इसको थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए था प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के तौर पे। ठीक है, वो आप मेंशन कर सकते थे कश्मीर केस में एग्जैक्टली क्या होता है ना। Military goes on streak as various secret technologies and weaponry can go in hands of people that could be used to disrupt world order. Such case was of Kundukulam power plant where leak could mean economical, human, ecological disaster. ठीक है, on the other hand, cyber attack can be neutralized by creating falana cyber sureksha initiatives. Certain international levels we should always strategize and collaborate with various government agencies such as CIA and MI6. ठीक है, ओके 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 ओके, ये भी ठीक है। आपने ये जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें मैंने ये सारे के सारे लोगों को एक्सप्लेन किए थे, वो आप लोगों को आपने सुने थे? सर हाँ सर, वो फर्स्ट फोर्थ लेक्चर था शायद से। थर्ड या फोर्थ लेक्चर था, है ना? सुना था, सुने थे ना, अच्छे से समझे थे ना? यस सर। हाँ, तो उसी के हिसाब से लिखना है। आज मैंने जो एसेस एक्सप्लेन किए हैं प्लस CMPF AC की जो 2022 के एसेस मैंने लोगों को दिए थे, इन लोगों ने जो किए थे उनका एवेल्यूशन भी हुआ है, उनके लेक्चर्स भी आपके पास है। तो अपना लेक्चर्स लिखने से पहले एक बार उस पूरी वीडियो को देखना और फिर जो भी एलिमेंट मैंने बताए उनके हिसाब से लिखना है ना। मैं नहीं चाहता कि मैं उन पॉइंट्स को दोबारा रिपीट करूँ। ठीक, यस सर। ठीक है। इन मॉडर्न एज ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स, डेटा इज द न्यू करेंसी। कोई सेंस नहीं बना रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, हम साइबर अटैक और वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, डेटा की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये रिलेवेंट नहीं सर लेकिन साइबर अटैक्स तो बेसिकली डेटा से ही है ना, पूरा जो है। है डेटा ही है, आप इन डेप्थ में जाओगे तो है। साइबर अटैक्स के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन एग्जामिनर को, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जामिनर को प्लेमैन समझिए, नोविस समझिए। आप उसको ये बताने जाएंगे कि भाई साइबर अटैक जो है वो डेटा से रिलेटेड है, ऐसा है वैसा नहीं ना। चीज़ तो सामने उसके सामने होनी चाहिए ना। जो भी ठीक है। बता रहे हैं वो उसको क्लियरली विजुअल होना चाहिए, उसको ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े। समझ रहे हो ना? यस बहुत सारी कॉपीज होती है दिन में चेक करने के लिए, वो हर कॉपी पे उतना लेवल का दिमाग लगाएगा तो सोचिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वो हो सकता है कि आपको उतने नंबर ना दे। उसके लिए चीज़ें आपको आसान बनानी है, डिफिकल्ट नहीं करनी भाई। वो खुश होगा तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो डाउट है। ये बात समझनी है सबको। दीक्षा, Yes, sir. we live in a world where all wars will begin as cyber wars. हाँ, ये तो सही है। ये एक अच्छा रेलेवेंस क्रिएट कर रहा है कि भाई हम अब करंटली एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर सारे युद्ध जो हैं वो साइबर वॉर्स के तौर पे स्टार्ट होंगे। जो हाँ तो बोलिए। जो आई मेरी आपने जो अभी चेक किया ना, उससे पैनो वाला सबसे पहले मैंने इसी में डाला था, फिर मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे वही याद है, इसको पा दिया। चलो, एज करेक्टली ऑब्जर्व बाय WEF इन इट्स ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की बात की है आपने। ऑफेंसिव साइबर अटैक कैपेबिलिटीज आर डेवलपिंग रैपिडली देन आवर एबिलिटी टू डील विद होस्टाइल इंसिडेंट। साइबर अटैक्स क्या होते हैं ये आपने डिस्कस कर दिया। ये टर्म्स कब आए हैं फिर आपने उनके बारे में बता दिया। पहला साइबर अटैक कब हुआ? 1834 में कि 1934 है? से 1834। क्या वो साइबर अटैक की कैटेगरी में आएगा? यस सर, क्योंकि वो फ्रांस के उसमें उन्होंने टेलीग्राफ का मतलब कि डेटा से ही डेटा भी चोरी की थी, इसलिए वो साइबर अटैक के समान में। साइबर वॉरफेयर से हम क्या समझते हैं दीक्षा, में नहीं होता? सर ज्यादा मतलब कि कंप्यूटर्स पर मालवेयर डाल के डेटा चोरी की जाती है, या फिर
इस सिस्टम को हार्म किया जाता है। मोस्टली ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है ना। मॉडर्न देखो, ये जो टर्म है इसका सिग्निफिकेंस मॉडर्न, आपने जैसे कोर्ट के बारे में बताया कि वी लिव इन अ सच वर्ल्ड, इस टाइप से करंट वर्ल्ड की बात की जा रही है। तो पता है, इतना बैकडेट में एग्जांपल मत लो, ठीक है। ये क्योंकि एक देखो, ये टेलीग्राफ सिस्टम जो है, जो आपके अर्ली कंप्यूटर्स वगैरह थे, और भी बहुत सारी चीजें थी। लाइक हम फिर तो हम बात कर सकते हैं एनिग्मा जो मशीन थी एलन ट्यूरिंग ने जिसको डिकोड किया था। सर वो इमिनेंट गेम वाली ना, हाँ वही वही WW2 में, फिर हम वहां तक भी जा Imitation सकते game। हैं। इस तरह की कंप्यूटेशनल मशीन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, इस तरह की डेटा ब्रीचिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो देखो वो एक आपका पहला वाला जमाना था। अगर कहा जाए तो फिर वो साइबर वॉरफेयर की कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना। सो एक्चुअली ना मैंने ये इसलिए लिखवाया है क्योंकि जो आपका फर्स्ट लेक्चर था ना ऐसे के ऊपर, जब आप इसका स्ट्रक्चर बता रहे थे, तो आपने बोला था ना कि जब हम बॉडी लिखना शुरू करते हैं तो उसमें हम 2-3 डेटा डालते हैं, इसके बाद उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें पहले क्या था। लेकिन अगर जहाँ जहाँ कनेक्ट हो रहा है, जहाँ कनेक्ट हो रहा है वही है, जहाँ पर हमारा हिस्ट्री कनेक्ट हो रही है हम वहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे। ना कि ऐसा नहीं करना है कि भाई जरूरी नहीं है, वहां पर रेलेवेंस नहीं बैठ रही तो भी हम डाल रहे हैं, है ना। हमें एक एक वर्ड का, एक एक लाइन का ध्यान रखना है कि क्या वो इस ऐसे के कंटेक्स्ट में प्रॉपर है या नहीं है ना। जहां जहां सीधी सी बात समझ लीजिए, आपके मार्क्स वहीं कटने स्टार्ट हो जाएंगे जहां पर आपने रिडंडेंट मटेरियल लिखा है। भले ही वो यूजफुल हो, आपके लिए यूजफुल है, दुनिया के लिए यूजफुल है, लेकिन क्या ऐसे के लिए यूजफुल है, हमें ये सोचना है ना। तो ये फर्स्ट साइबर अटैक वाली प्रॉपर कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। हम मॉडर्न साइबर वॉरफेयर की बात करें तो हम उसी पे स्टिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे ये वाला 1990s, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ साइबर क्राइम्स, अगेन साइबर क्राइम्स पे हमें फोकस नहीं करना, हमें साइबर वॉरफेयर पे करना है। साइबर क्राइम्स जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए हैं, वो इंडिविजुअल लोगों के लिए हैं, जबकि हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है साइबर वॉरफेयर पे, जो कलेक्टिवली नेशंस एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट किया जाता है जिससे किसी भी नेशन की इकोनॉमी को ध्वस्त किया जा सके या फिर बाकी कैपेबिलिटीज को इनहिबिट किया जा सके। ये सब करना है। तो ये जो रैंसमवेयर है, ये सब चीजें हैं, ये सब क्या है, मोस्टली ये सब चीजें हमारी इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें एम्स का एग्जांपल करते तो फिर वो थोड़ा सा रैंसमवेयर का मतलब कंट्री के पर्सपेक्टिव में ज्यादा बड़ी चीज होती, ठीक है। तो साइबर अटैक्स हैव बीन बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड एज थ्रेट्स आर स्पॉन्सर्ड बाय नेशंस। हाँ ये ठीक है। साइबर कैंपेन्स के बारे में बताया है आपने। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्टेड सिंस 2014। देखो रशिया यूक्रेन जो वॉर है ना, ये साइबर वॉरफेयर नहीं आएगा, ये आपका प्रोपेगेंडा किसमें आएगा, है ना। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की कैटेगरी में आएगा, साइबर वॉरफेयर की कैटेगरी में नहीं आएगा। अभी आप देखो मैंने उसको ना बात सुनो, इसराइल और जो गाजा का अभी चल रहा है ना, उनकी लड़ाई चल रही है आपस में। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल में अटैक किया, कई सारे लोगों को मारा, कईयों को अटैक कर लिया, लड़कियों का रेप किया, बच्चों को मार डाला, सब कुछ किया, उनको लेके वो किडनैप करके अपने जो गाजा वगैरह है उसमें छुप गए, ठीक है। ये इन्होंने काम किया। उसके बाद इसराइल ने रिटेलिएट किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमास ने कुछ इस तरीके से साइबर प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं उसे जनरली। उसमें क्या होता है कि आप गलत काम करने के बाद भी विक्टिम कार्ड प्ले करते, तो वो काम हमास ने किया है। वो विक्टिम कार्ड कॉन्टिन्यूसली प्ले कर रहे हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में आप अभी देखोगे तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में क्या चल रहा है कि भाई वहाँ पर जो लेफ्ट लीनिंग स्टूडेंट्स हैं, जो वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आपका ऐसी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। LGBT एक्टिविस्ट हो गए, दूसरे जो भी हो गए, वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो वो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हुआ। आप इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रसारित करते हो कि चीजें आपके पक्ष में लगने लगती हैं, ये साइबर वॉरफेयर की कैटेगरी में नहीं आएगा। साइबर वॉरफेयर का मतलब होता है कि सामने वाली जो नेशन है, सामने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी साइबर कैपेबिलिटीज को ध्वस्त करना, है ना। वो आएगा साइबर वॉरफेयर की कैटेगरी, ठीक है। अब बताओ कुछ कहना है। सो मैंने इसको साइबर अटैक से सुना, इसलिए साइबर वॉरफेयर मैंने वही तो बात है ना कि हमें कीवर्ड्स पे देखना है। आप ऐसे के टॉपिक को देखिए, वो क्या कहना चाहता है। 5 मिनट बैठ के पहले ऐसे के टॉपिक को समझो, ऐसे के टॉपिक में कहना क्या चाह रहा है, और फिर हमारी बॉडी किस तरफ है ना। तो ये पूरा का पूरा मेरे ख्याल से आपको रीराइट करना चाहिए, ठीक।
That's true. ठीक है। सर हाँ बोलिए, कौन बोलना चाहता है? सर जो आपने कंक्लूजन बोला है ना सर, किसका? मतलब एंडिंग, नहीं नहीं नहीं, बस आपने बोला है ना एंडिंग में कोट लिखने के लिए, इंस्टेड ऑफ कोट हम कंक्लूजन डिप्लोमेटिकली तो एंड कर सकते हैं ना सर। तुम पहले लिखो तो सही, फिर मैं बताऊंगा कि डिप्लोमेटिकली सही रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी तक मुझे कोई प्रॉपर एंडिंग कोट्स नहीं मिले हैं ज्यादा जो आपकी बॉडी से रिलेट करते हो। जब वो मुझे मिलेगी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। मतलब बिना कोट लिखे ही कंक्लूजन डिप्लोमेटिकली एंड कर सकते हैं ना सर। यार जतिन, मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, उस फॉर्मेट को फॉलो करो यार। उस फॉर्मेट को फॉलो करो तो बेटर रहेगा। अब आप ये क्यों सोच रहे हो कि इसके बिना हम काम चला लेते हैं, उसके बिना हम काम चला लेते हैं? क्यों चला रहे हो काम? मतलब हर टाइम तो कोट तो याद ही नहीं होगा। करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे याद नहीं होगा? आपका ओपोनेंट तो याद कर रहा है ना, पर आप ये क्यों सोच रहे हो कि आपको याद नहीं होगा? प्रैक्टिस इसीलिए तो भाई हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि चीजें याद रहें। अगर आप अभी से ये सोच के चलोगे कि भाई चीजें मुझे याद नहीं रहेंगी, मैं कैसे लिखूंगा, क्या करूंगा, तो मतलब आधी हार आपने अभी मान ली। याद करना है हमें, वो चीजें अपने दिमाग में रखनी है। उसके बिना हम आगे बढ़ने का नहीं सोच रहे हैं, है ना? हाँ सर। सर और एक पॉइंट है सर। सर हर एक समय हम कोच ही भरेंगे तो जो एवेल्यूशन करेंगे उसको ये नहीं लगेगा क्या कोच ही भर कर लिखा है। भाई यार, मुझे एक बात बताओ जतिन, एक एक कन्वेंशन टाइप का डेवलप हो गया है ना? ऐसा देखो, मस्ट तो नहीं है। यूपीएससी ने तो आपसे नहीं कहा कि ऐसे में आपको कोट लिखना है ना? ऐसा नहीं है। लेकिन एक कन्वेंशन टाइप का डेवलप हो गया है कि एक प्रॉपर ऐसे का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि अभी मैं कुछ रिसेंटली किसी एक अकेडमी का कुछ एक रिसेंट वीडियो मेरे सामने आया। उस वीडियो में वो लेक्चरेट के बारे में बता रहे थे कि लेक्चरेट जब आप स्टार्ट करते हैं तो लेक्चरेट की स्टार्टिंग में आपको एक कोट देना चाहिए, है ना? एक कोट देना चाहिए, संस्कृत का श्लोक बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो वो मुझे नई चीज लगी, वो नई चीज लगी और साफ यूजफुल चीज लगी मुझे। मतलब कि देखो, जहाँ तक मैं एसएसबी के लेक्चरेट के टॉपिक्स के बारे में जानता हूँ, तो मुझे पता है कि बंदा जाता है सामने, सामने अपने टॉपिक को चूज कर लेता है। टॉपिक को चूज करने के बाद में वो उसका इंट्रोडक्शन देता है ना? इंट्रोडक्शन देने के बाद में वो उसकी बॉडी को एक्सप्लेन करता है, चैलेंजेस, कंसर्न्स वगैरह उन सब के बारे में बात करता है। और लास्ट में जो 30 सेकंड बचते हैं उसमें वो कंक्लूजन देता है। ये उसका पूरा 3 मिनट का सीन रहता है। 3 मिनट रहते हैं ना, शायद 3 मिनट ही रहते हैं मेरे ख्याल से, है ना? 30 सेकंड में वो अपना एक्सप्लेन करता है, इंट्रोडक्शन वगैरह देता है। बाकी के 2 मिनट के अंदर, 2.5 मिनट के अंदर में वो उसको बॉडी को एक्सप्लेन करता है। और फिर बाकी का जो हमारा 30 सेकंड बचता है उसमें वो क्या करता है, उसमें वो कंक्लूजन देता है। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। अब उसमें नए एलिमेंट जोड़े जा रहे हैं कि भाई बीच में स्टार्टिंग में कोड होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये लेक्चरेट का पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसे का पार्ट है। आप चाहे यूपीएससी के एसेस को देख लीजिए या फिर आप किसी और के एसेस को देख लीजिए, यहाँ पर ये प्रेसिडेंस डेवलप हो चुका है कि आपको स्टार्टिंग में कोड लिखना है, वो किस तरीके से आपकी बॉडी से कनेक्ट होगा। उसके बाद में एंडिंग में आपने क्या कोड लिखा है और वो आपकी बॉडी से किस तरीके से कनेक्ट होगा, है ना? वो किस तरीके से आगे की तरफ एक्सप्लेन रहता है। तो ये चीज होनी चाहिए। अगर होगी तो आपको बेटर मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। आप नहीं लिखेंगे तो फिर आपको कम मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, सीधी सी बात है। ये पेपर एमसीक्यू वाला नहीं है कि यहाँ पर बाइनरी हो जाएगा, या तो आंसर आपका सही है या गलत है। यहाँ पर काफी कुछ जो है वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी डिपेंडेंट रहता है। काफी कुछ नहीं, लगभग सब कुछ। एग्जामिनर अगर ये मान के बैठा है कि स्टार्टिंग में कोट होना चाहिए, एंडिंग में कोट होना चाहिए, तो फिर आप उसको लिखिए ना। अगर आपका वर्ड लिमिट के अंदर चीजें लिखी जा रही है, प्रॉपर सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया जा रहा है, तो फिर इशू क्या है? बोलो। मतलब ऐसे लगे कि ज्यादा ज्ञान दे रहा है तो नहीं लिख कर। तो भाई ऐसे तो ज्ञान देने के लिए है ही ना। और आप पेपर क्यों दे रहे हो? वो ज्ञान ही तो देना है पूरे ऐसे में, और क्या करना है? ज्ञान ही तो मांगा जा रहा है आपसे कि भाई इस टॉपिक के ऊपर ज्ञान दीजिए। अब उस पर भी ज्ञान नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा? ज्ञान देने के ही नंबर मिलेंगे। हाँ पर मतलब मैं सोच रहा हूँ कोच भी लिखूंगा, रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिपोर्ट बोलकर वो भी लिखूंगा सोच रहा हूँ। आप लिख सकते हो, आपके ऊपर, आप लिखो तो सही। मुझे एग्जांपल दो वैसे करके, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो प्रॉपरली सही है कि नहीं है। ठीक है, यस सर। चलिए। अब अरुण के सेकंड ऐसे की तरफ आते हैं। परफॉर्मिंग इंडिया
sorry, reforming India's criminal laws. The purpose of criminal law is to punish the enemies of those in power. गलत गलत गलत, किसको ये कोट सही लग रहा है? अच्छा बंदा है फ्रेडरिक नाइस जो है, फिलोसफर वगैरह जो भी रह चुका है, इसने काफी अच्छी चीज बोली है, लेकिन क्या ये कोट यहाँ पर सही फिट बैठ रहा है? बताओ नहीं सर, क्यों नहीं बैठ रहा? सर रिफॉर्म्स के बारे में बात करनी थी यहाँ पे, उसका कुछ मीनिंग अलग निकल रहा है। बिल्कुल, हम रिफॉर्म्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम इंडिया की क्रिमिनल लॉज पे रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर कोर्ट क्या इन्फ्लुएंस दे रहा है कि क्रिमिनल लॉ का जो पर्पस होता है वो बदला लेना है, विंडिक्टिव नेचर है, वो किसी भी तरह का सेंस ही नहीं बना रहा है। हमें रिफॉर्म्स के बारे में बात करनी है, क्रिमिनल लॉज किस तरीके से भाई रिफॉर्म कर हो रहे हैं ना। तो ये चीज सबसे पहली बात तो भाई ये है कि ये कोड टोटली गलत है। यहाँ पर स्ट्रक्चर सही यूज किया है, यहाँ पर प्रॉपरली भाई नीचे हाइफन लगा के यूज किया गया है। फिर एक लाइन यहाँ छोड़ देनी चाहिए थी, उसका नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना चाहिए था कि गवर्नमेंट ने 3 बिल्स को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज को रिप्लेस करने के लिए। ये बिल कौन कौन से हैं? इन बिल्स को रेफर किया गया स्टैंडर्ड कमेटी के लिए। ये बिल इंट्रोड्यूस क्यों किए गए हैं, इनका एम जो है ना वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, ठीक है। विजन ऑफ इरेजिंग द कॉलोनियल लेगेसी, एवोल्यूशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, टाइमली, ये यहाँ पर इन सब चीज़ों में अंडरलाइन किया जाना चाहिए था। डिलीवरी एंड एड्रेसिंग लार्ज पेंडेंसी इन कोर्ट। फर्स्टली भारतीय न्याय संहिता, ये किसको रिप्लेस करेगा, ठीक है, किस लॉ के ऊपर बेस्ड है। ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, बहुत सारे रिविजन्स हुए, इनैक्ट कब किया गया, ठीक 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 है। द बिल रिमूव द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, it instead penalizes exciting secession and armed rebellion. The bill defines terrorism as a threat to unity, integrity, security of country. The bill also defines organized crime. ठीक है। The second bill, भारतीय नागरिक संहिता, will replace the code of criminal procedure. ठीक 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 ठीक। The bill provides detention of individuals, those first time offenders. Okay, 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 okay. ठीक है। द बिल प्रोवाइड्स फेयरनेस इन्वेस्टिगेशन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पैराग्राफ ब्रेक नहीं किया यार मैंने, ठीक है। इन कंक्लूजन, द रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ चेंजेस देयर अलाइनमेंट टू इम्प्लीमेंट इट इफेक्टिवली एंड हैविंग हाई एफिशिएंसी फ्रॉम दीज। द सक्सेस फॉर द रिफॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम इंसेप्शन, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट ओवरसाइट ऑफ इट। अरुण ने लिखा तो सही है, स्ट्रक्चर भी सही है, जो गलतियां हैं वो मैंने बताई है, लेकिन उसने जो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फॉर्मल यूज़ की है, जो आर्टिकल की लैंग्वेज है ना, जो मैंने आपको बताया था मैगजीन में से, उसने डायरेक्टली वही लैंग्वेज यूज़ की है। तो इस लैंग्वेज को समझने में ना, कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ा सा एग्जामिनर को इशू आएगा, वो इतनी ईजिली नहीं समझ पाएगा इसको। और यहाँ पर अरुण जो है वो एग्जामिनर का काम आसान नहीं कर रहा है, उसका काम डिफिकल्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। रजत, रजत भाई। यस सर। चलिए, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, मार्टिन लूथर किंग। इससे क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब जहाँ कहीं पे भी इनजस्टिस होगा वहाँ पे जस्टिस नहीं होगा सर। वो तो मुझे भी पता है, ऐसे के कंटेक्स्ट में क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है प्रोसीजर्स के अंदर, उनको चेंज करने की ज़रूरत है सर। लेकिन वो कोर्ट से कैसे एसोसिएट हो रहा है? टाइम के साथ चेंजेस लाकर। ऐसा तो कुछ नहीं लगा। बताओ, देखो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं इस चीज को समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं आपके वर्ड्स में सुनना चाहता हूँ उस चीज को। यही एक मिला था ढंग का सर। अच्छा देखो, मेरे बात सुनो। रिफॉर्मिंग इंडिया क्रिमिनल लॉज है ना, हम जब इस टॉपिक की बात कर रहे हैं तो हम इंडिया के क्रिमिनल लॉज को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, है कि नहीं? यस सर। अब इंडिया के क्रिमिनल लॉज को रिफॉर्म करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या लगता है?
बहुत ज्यादा पुराने हैं, कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स। पुराने हैं, आउटडेटेड हैं, है ना? या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो लोगों के लिए इनजस्टिस क्रिएट कर रहे है कि नहीं? यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो इसको ना फिर फर्दर हमें आगे ना एक्सप्लेन करना हो, अदरवाइज वो रेलेवेंस नहीं बना पाए। ठीक है? इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, मार्टिन लूथर किंग। फिर आप स्टार्ट कर सकते हो, एज राइटली सेड इन द अबव कोट, इंडियाज क्रिमिनल लॉज वर established in this time, है ना? But the need to reform them has come, and that's why recently government introduced 3 bills regarding criminal laws that replace existing laws, फलाना एंड फलाना, है ना? भारतीय न्याय संहिता जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को रिप्लेस किया, और भारतीय साक्ष्य बिल जिसने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया। अब समझ आया? यस सर। है ना? तो इस तरीके से आपको जो कनेक्शन है वो बिठाना है कि मतलब कोर्ट के बाद में हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो प्रॉपर लगे, वो कोर्ट से एसोसिएटेड लगे। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी रैंडम कोट वहां पे डाल दिया, वो रैंडम कोट आपकी मीनिंग नहीं देगा, बल्कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि बंदा कहना क्या चाहता है। मैंने क्या बताया? आपको कोट देख के एग्जामिनर को पता चल जाना चाहिए कि भाई आपका ऐसे किस बारे में होने वाला है। तो कोट किसी चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कोट प्लस इंट्रोडक्शन, सबसे ज्यादा बंदा जो फोकस पुट करता है वो इंट्रोडक्शन पढ़ने में लगाता है ना, और कंक्लूजन पढ़ने में लगाता है। तो बीच की बॉडी पे तो वो सरसरी निगाह डालता है, वो अंडरलाइन चीजों को देखता है, कीवर्ड्स को देखता है। तो जब वो ये देख लेता है कि इंट्रोडक्शन आपने प्रॉपर किया है, तो काफी हद तक वो आश्वस्त हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है, इस बंदे का ऐसे ठीक जाने वाला है। समझ लो सर, बट एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते नहीं है पेपर 2 में, मतलब 2-4 न्यूज को मिक्स करके एक मना आपको टॉपिक दे देंगे। ये तो वो टॉपिक भी हम करेंगे ना, लेकिन स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे रह जाते? स्टार्ट तो हम डायरेक्ट टॉपिक से ही करेंगे ना। जैसे कि ये हमारा टॉपिक है, रिफॉर्मिंग इंडियाज क्रिमिनल लॉ, नीड एंड नेसेसिटी, इस टाइप से हो सकता है ना ऐसे का टॉपिक, यस सर। है ना? रिफॉर्मिंग इंडियाज क्रिमिनल लॉ, नीडेड और नॉट, मच रिक्वायर्ड, या फिर क्या बोलते हैं, द रिडेंडेंसी ऑफ इंडियाज क्रिमिनल लॉ एंड द नीड फॉर रिफॉर्मेशन। Yes, तरह से ये आसपास आएंगे, है ना? हमें कोर सब्जेक्ट अगर पता होगा तो फिर हम टॉपिक्स पे आराम से लिख सकते हैं घुमा फिरा के। हमें पूरे जैसे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सर जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, अगर जैसे क्रिमिनल लॉ से डायरेक्टली पूछा, उन्होंने बोला पेंडिंग केस इन अ कोर्ट्स, व्हाट्स इट्स सिग्निफिकेंट, चीज हो गई, वो टोटली डिफरेंट चीज हो गई। उसमें फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसमें रिफॉर्मेशन एक पॉइंट के तौर पे डाल सकते हैं। आपका जो एंटायर ऐसे होगा वो रिफॉर्मिंग इंडिया क्रिमिनल लॉ के ऊपर फोकस नहीं होगा, है ना? फिर इससे 2 टॉपिक मिल जाएंगे ना, एक तो रिफॉर्मिंग वाला हो गया, एक मीडिएशन बिल वाला। नहीं, उसमें 2 टॉपिक नहीं होंगे, ये उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे। 2 टॉपिक का मतलब होता है कि आपने ऐसे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना? 2 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे, जैसे कि हाँ। ये सॉल्यूशंस के तौर पे आ जाएंगे, है ना? सॉल्यूशन के तौर पे आ जाएंगे। और इसमें वे एड भी आ सकता है कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के क्रिमिनल लॉज को रिफॉर्म किया है, सो वी कैन होप फॉर द फ्यूचर कि ऐसा यानी कि केसेस की पेंडेंसी जो है वो कम हो सकती है। उससे पहले वाले पॉइंट पे हम मेंशन कर सकते हैं सॉल्यूशन के तौर पे कि एन इफेक्टिव लोक अदालत मॉडल हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, जिसके जरिए प्री लिटिगेशन जो केसेस हैं उनको रिफॉर्म, उनको बेसिकली परस्यू करके पहले ही खत्म किया जा रहा है कोर्ट से पहले, है ना? उस नोट पर वहां मेंशन कर सकते हैं। समझ में आया? जी सर। बाकी लोग अंडरस्टैंडिंग आई? यस सर। देखो, जिसका ऐसे है उसको तो समझना ही समझना है, लेकिन समझदार इंसान वो होता है जो दूसरे की गलती से समझे, है ना? तो आपको भी ये चीज दिमाग में रखने में, एवोल्यूशन इंडिविजुअली भी करके भेज सकता हूँ लोगों को, उसमें मुझे आसानी पड़ेगी ज्यादा, है ना? इंडिविजुअली में आराम से एवोल्यूशन करके एक वीडियो बना के छोटा आप सबको भेज सकता हूँ, लेकिन प्रॉपर ये रहता है कि मैं एक एवोल्यूशन जो है सबके सामने करूँ, ताकि एक दूसरे की गलतियों से हम सीखें। एक ने जो गलती की है हो सकता है दूसरे ने नहीं की, है ना? परफेक्ट किसी का ऐसे नहीं होता और कभी हो भी नहीं पाता है, लेकिन आपको अलग अलग गलतियों को एनालाइज करना है और दूसरे के पॉजिटिव पॉइंट्स को लेना है। ठीक है? यस सर। चलो, रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये किया, भारतीय न्याय संहिता ने आईपीसी को किया, ड्राफ्टेड बाय दिस लॉर्ड मैकॉले। अब आया इंडिपेंडेंस के बाद में सेवरल अमेंडमेंट्स आए, कॉम्प्लिकेट था। नया बिल की एम क्या है? सिंप्लीफाइंग द लीगल प्रोसीजर,
इस ऑफेंस को हटाना, फिर नागरिक सुरक्षा संहिता बिल के बारे में बताया, ठीक है, ये भी सही बताया। फिर ना भारतीय साक्ष्य बिल के बारे में बताया, ठीक है। अराउंड 4.7 crore cases are pending in courts of India. Complex legal procedure make it more complex that new bills help the law system in understandable even for common people. हमारा जो फोकस है ना रजत, इसमें थोड़ा सा और एडिशन होना चाहिए था। यानी कि आपने 4.7 करोड़ केसेस की पेंडिंग की बात आपने की है, ये सही है। आप इसके बारे में ये बोल सकते थे कि कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर मेक इट इवन मोर कॉम्प्लेक्स दैट नहीं 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 नहीं, यहाँ पर आपको फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आपको कॉमा आना चाहिए था। अराउंड 4.7 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन कोर्ट्स ऑफ इंडिया, कॉमा complex legal procedures make it even more complex, but the new bills and the या फिर आप ऐसे कर सकते हो the new reformations, है ना, they will help या फिर they might help the law system या legal या judiciary in और हम ये बोल सकते हैं कि कॉमन पीपल के लिए वो चीज़ों को और ज़्यादा आसान बनाएंगे। थोड़ा इसको रिफ्रेश करना पड़े, ठीक है, तब जाके थोड़ा बेटर हो। जी सर। फिर इसके बाद में आपको पता है एक कोर्ट क्या ऐड करना चाहिए था? कौन सा सर? एक ऐसा कोड ऐड करना चाहिए था जिसमें बात कही गई हो, कुछ ऐसी बात कही हो कि जस्टिस का जो डिसमिनेशन है कॉमन पीपल तक पहुंचने पे ही किसी नेशन की सक्सेस होती है, ऐसा कुछ कोड, है ना। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी ने कहा है कि जस्टिस जब तक कॉमन जनता तक ना पहुंचे तब तक वो जस्टिस नहीं है, ऐसा कुछ। समझ सर हिंदी में लिख सकते हैं क्या? हिंदी में कोशिश करो मत लिखो यार, आपका ऐसे इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में ही लिखो, हिंदी वाले हिंदी में लिखो। ऐसे बहुत से कोट है सर जैसे हिंदी में याद आ जाते हैं, तो उसको इंग्लिश में लिखो ना, कन्वर्ट करके। ओके सर। आपको हिंदी यूज नहीं करनी ना, आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज की तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी लैंग्वेज जब चूज करोगे तो हिंदी में लिखना, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, मैं फिर एंडिंग में आपका कैसा कोट आएगा, आपका एंडिंग में जो कोट आएगा वो क्या कर रहा है, वो इस चीज को वैलिडेट कर रहा है। आपने जो कंक्लूजन दिया है उसको फर्दर एक्सपेंड कर रहा है, उस पर एक पॉजिटिव नोट छोड़ रहा है, एक तरीके से उसके प्लस पॉइंट का काम कर रहा है। समझ रहे हो? जी सर। ठीक है, मित्तल कैसे की बात करते हैं, रिफॉर्मिंग इंडियाज क्रिमिनल लॉज। मित्तल यहाँ भी आपने वो गलती की है। The proposed bills, this is an aim to modernize India's criminal justice system by replacing outdated laws dating back to the colonial era with nearly 4.7 crore pending cases across various courts. There is an urgent need for streamlined procedures to ensure timely justice. आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, नहीं? यस सर। ऐसा लग रहा है रितल ने इसको थोड़ी जल्दी जल्दी में ऐसे लिखे हैं, क्यों है साहब? यस सर, थोड़ा जल्दी में लिखे हैं, यस। समझ में आ रहा है मुझे। नहीं करना, ऐसा नहीं करना, हमें ऐसे अपने अच्छे तरीके से लिखना है यार, ऐसे मत करो, ठीक है। मतलब कि हमें वापस नहीं जाना, मैं आपसे और हायर क्वालिटी की एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ आपकी प्रीवियस एसेस देख के। तो अगर आप ये गड़बड़ी करोगे तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग हमें यहाँ से करनी थी। पहली बात, आपने कोर्ट नहीं लिखा है, ये बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद में आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था कि इतने इतने केसेस पेंडिंग है अलग अलग कोर्ट्स में, तो अर्जेंट नीड है कि स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर्स आया जाए फ्रेंडली टाइमली जस्टिस डिलीवरी के लिए। आपने ये कर दिया, फिर आप बोलोगे फॉर दिस पर्पस इंडियन गवर्नमेंट ने ये करके बिल इंट्रोड्यूस किए हैं। किस लिए इंट्रोड्यूस किए हैं? फिर आपने उनकी एम को बता दिया, टू मॉडर्नाइज इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बाय रिप्लेसिंग आउटडेटेड लॉज डेटिंग बैक टू कॉलोनियल एरा, ये बोल दिया आपने, है ना। फिर इसके बाद में आगे आते हैं, फिर आपने भारतीय न्याय संहिता के बारे में लिख दिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में लिख दिया, एंड देन उसके बाद में आपने भारतीय साक्ष्य बिल के बारे में लिख दिया। आपने इनको ये बताया कि इसमें किसने रिप्लेस किया है? भारतीय न्याय संहिता ने रिप्लेस किया है आईपीसी को, ठीक है, सीआरपीसी को, ठीक है, ठीक है। ओवरऑल दिस बिल रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स अपडेटिंग इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टू मीट द डिमांड ऑफ द 21st सेंचुरी। लेकिन इनकी सक्सेस डिपेंड करेगी इन सब पॉइंट्स पे, ठीक है। इसमें वर्ड लिमिट आपने पूरी की है, एक छोटा लिखा है। यस सर, इतनी है, मतलब एक्सीड हो रही थी, फिर मैंने काट दिया था। एक्सीड हो रही थी? हाँ। मुझे लगा जैसे कम आपने वर्ड लिमिट यूज की हो। चलो
इसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, ठीक है। यस सर, चलिए सही क्वेश्चन सर। जैसे अभी के जितने भी आर्टिकल अभी आप अफेक्ट कर रहे हैं उनमें मतलब मैंने नोटिस किया कि एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा 4-5 या 6-7 है। क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका, फिर से बोलिए, वॉइस ब्रेक हो रही है दीक्षा। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर अभी एक लाइन में ना जो हाँ हाँ, एक लाइन वाला क्या? तो मैं कह रही हूँ जैसे कि जो मोस्टली मतलब ऐसे लिखने में आया वो उनकी एक लाइन की वर्ड लिमिट जो है वो 4 से 5 वर्ड्स है, और मेरी जब एक लाइन जाती है उसमें मतलब मैक्स कभी कभी 7 to 8 वर्ड्स आ जाते हैं, तो मेरी वो मैं कितना भी कम करूँ फिर मतलब वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाती है, तो फिर उसके क्या करूँ? अच्छा देखो, मैंने स्टार्टिंग में जो आपको फर्स्ट लेक्चर कवर किया था उसमें मैंने बताया था हाउ टू राइट एन ऐसे, मैंने बताया था। यस सर, यस सर, वो मैंने बताया आपको क्या एक लाइन में हम कितनी लिमिट लेके चलते हैं, मतलब हर किसी की अलग अलग होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक लाइन में हम कितने वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैं आपको बोलूंगा कि एक बार वो वाला ऐसे जो वो जो लेक्चर उसको दोबारा रिविजिट करो, उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको अपने ऐसे को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि आप वर्ड लिमिट को एक्सीड ना करो। आप पहले ही वो स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखो ना कि एक लाइन में आप इतना कवर करते हो, तो इंट्रोडक्शन में हमें इतनी लाइन देनी है, बॉडी में हमें इतनी लाइन देनी है, कंक्लूजन में इतनी लाइन देनी है, फिर आपको सोच समझ के लिखना पड़ेगा, है ना। हमने इंट्रोडक्शन लिखा, हमें लग रहा है एक्सीड कर रहा है, हमने उसको काट दिया, हमने दोबारा से रीराइट किया, हमें फिर से लग रहा है भाई वो वर्ड्स को एक्सीड कर रहा है, हमने दोबारा से काट दिया, अब हमें लग रहा है कि भाई नहीं अभी हमारा 3 4 5 लाइन में आ रहा है, अब बढ़िया है। फिर हम बॉडी की तरफ मूव करें, फिर हमने बॉडी को भी सिमिलर यही किया, इसमें एफर्ट्स लगेंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, है ना। इसमें हमें बार बार ये सब करना पड़ेगा, तब जाके हमारी बॉडी लिमिट वाली चीज आ पाई। गॉट इट? यस सर। ठीक है, अब आगे आते हैं भाई विनय के ऐसे की तरफ। Reforming India's criminal laws, true peace is not merely the absence of tension, it is the presence of justice. हाँ, लग तो सही रहा है विनय, यस क्या सोच के लिखा है एक को? सर, ये कि जैसे अब इतना टाइम हो चुका है, तो पुराने ज़माने में जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने हिसाब से रूल्स बना के करते थे, तो जो इंडियंस थे उनका एक्सप्लोटेशन होता था, तो इस वजह से पूरा जस्टिस नहीं मिल पाता था। इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मत करो चीज को, सिंपल सी बात तुम्हें जो कहनी है वो ये कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि न्याय मिलता है तो न्याय मिलता हुआ दिखना भी चाहिए। ये यस सर, फ्रेज सुना होगा ना आपने कहीं ना कहीं, यस सर, है ना। जस्टिस जो है वो दिखता हुआ मिलना भी चाहिए, है ना। तो इसके लिए ये बात कही गई है कि प्रेजेंस ऑफ जस्टिस जो है वो कॉमन जनता को फील करना चाहिए, है ना। ये चीज सीधी सी बात, और उतना आप Okay, काम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, इंडिया क्रिमिनल लॉ सिस्टम इज रूटेड, बिल्कुल सही, सही किया है ना। हमने हिस्ट्री की बात की है कि इंडिया की जो क्रिमिनल लॉ, मतलब ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है कि हम इंडिया की क्रिमिनल लॉज कहाँ से स्टार्ट हुए, है ना। कॉलोनियल पास से स्टार्ट हुए, अभी देखा जाए तो इतनी सारा केसेस जो है वो पेंडिंग है, किसके हिसाब से? नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड के हिसाब से, हमने सोर्स भी मेंशन कर दिया। फिर हम पे बोलते हैं कि एश्योर स्पीडी एंड फेयर ट्रायल्स, इंडियन आईपीसी, सीआरपीसी और IEA, है ना, ये रिप्लेस किए जाएंगे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य बिल के साथ में 1 जुलाई 2024 से। करंट क्रिमिनल जस्टिस जो है वो लॉज एंड प्रोसीजर पे बेस्ड है जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, इररिलेवेंट है, अनसुटेबल है, कंट्री की करंट सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल कंटेक्स्ट एड्रेस नहीं करती इन क्राइम्स को, टेररिज्म, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम वगैरह वगैरह। मेजर प्रोविजंस जो है उनके बारे में बात कर लिया है आपने, ठीक है ठीक है ठीक है। ये थोड़ा अच्छे तरीके से, मतलब कि ये भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है ना। आपने इंटीग्रेट कर दिया है तीनों चीजों को, ये बढ़िया लगा मुझे। वाइल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रमोट्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रायल्स एंड रिकॉर्डिंग डिपोजिशंस, अलाउइंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर प्रोसीजर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। रिफॉर्म का एम क्या है ये भी आपने बात कर दी है। यहीं पर क्यों खत्म कर दिया? टाइम लिमिट खत्म हो गई, वो सॉरी वर्ड लिमिट खत्म हो गई थी क्या? यस सर, ये एक्सीड कर रहा है, ये 330 वर्ड्स का है। कितने वर्ड्स का है? 330, और मतलब 320 330 ऐसे कुछ वर्ड्स का है। हम्म, अब देखो हमने यहाँ पर क्या बात की थी,
विनायक, हमने क्या बोला था कि हम इन करंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो ऐसे लॉज ऑफ प्रोसीजर पे बेस्ड है जो ब्रिटिशर्स ने 1860 में लागू किए थे, है ना। ये लॉज इररिलेवेंट, अनसुटेबल हैं, कंट्री के प्रेजेंट सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, है ना, हमारे नए फॉर्म्स ऑफ क्राइम्स को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हमने ये बात कर ली। फिर उसके बाद में आपने इनकी मेजर प्रोविजंस की बात कर ली। आपको करना क्या था, ये जो लास्ट में ये जो है ना, जो लास्ट वाली ये जो लाइन है, ये आपको वहां पर आगे करनी थी कि इन रिफॉर्म्स का एम क्या है, यहाँ पर आना चाहिए, है ना। करंट क्रिमिनल जस्टिस में फ्लॉज क्या है और उसके साथ साथ ये रिफॉर्म्स क्यों आपके लाए जा रहे हैं, उनका एम क्या है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना था, यहाँ पर इन चीजों को, प्रोविजंस को एक्सप्लेन करना था, और फिर लास्ट में एक छोटा सा जो पैराग्राफ है वो आपको डालना चाहिए था। उसमें आपको बताना चाहिए था कि बेसिकली ये रिफॉर्म्स आगे क्या क्या सॉल्यूशंस ला सकते हैं, है ना, क्या क्या हम उनसे उम्मीद रख सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है। ओके सर। सो लाइक अभी तो ये ऐसे है कि पहले तो जो भी प्रॉब्लम थी उसकी बात करी, फिर जो कर लेना, उसको रीराइट करो। ठीक है सर। है ना, मैं जो भी ठीक है चीजें सर। आपको बता रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रीराइट कर रहे हो, है ना। मैंने आपको एक एवोल्यूशन दे दिया है इस चीज का, बाकी आपको अपने हिसाब से उसका रीराइट भी करना चाहिए। ठीक है। ओके सर। सर और एक और था इसके अंदर, राइट टू स्पीडी जजमेंट था, और जो लास्ट पॉइंट है इसका मतलब जो कोर्ट केस था, मतलब बंगाल का कोर्ट केस था, उसका मेरे को अब पूरा नाम याद नहीं, वो मेरे दिमाग से निकल गया है, लेकिन वो कोर्ट केस में मेंशन कर सकता था, लेकिन वो स्पीड जैसे उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर वर्ड लिमिट थोड़ी और एक्सीड हो जाती, तो इसलिए नहीं करा वो भी। हाँ, ये तो है। हमें बहुत बहुत डिस्क्रीटली ना, बहुत स्मार्ट तरीके से ना वर्ड्स का यूज जुडिशियली करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि वर्ड लिमिट को एक्सीड कर पाएंगे और बहुत सारी ऐसी क्रेडिबल चीजें उनको मेंशन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको रीराइट तो करना पड़ेगा। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्क में बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत आसान काम नहीं है ये, इसमें आपको कंटिन्यूसली रिवर्क की जरूरत पड़ती रहेगी। ठीक है। यस सर। भाई कोई कुछ बोल रहा था, दीक्षा? यस हो रही है सर, वो बात हो रही थी ना। ठीक है। और उसके बाद में किसका रह गया भाई? आयुष। अच्छा, इनका तो फिर तुम्हारा तो 2023 का है ना। मैं मैं इस समय बात नहीं करूँ, तो ये समझ में आया ना। अब इसके बाद में चलो, इंडिया एज एन इमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। इंडिया हैज ऑलवेज बीन एनविजन्ड एज, आयुष है ना, ग्रू कोट यहाँ पर स्टार्टिंग में डालना चाहिए था। ठीक है। In ancient traditions of knowledge, spirituality, and philosophy have inspired generations across the globe. सर वो नाम नहीं लिखा नीचे जिसका कोट। हाँ, नाम लिखना चाहिए यार। India has shown its caliber in various fronts. As of now, India's industries are leading the way in various fronts such as social, economical, geopolitical, technological. इन इंडस्ट्रीज के बारे में आपको थोड़ा बताना भी चाहिए, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो लीड कर रही हैं। ठीक है। सिर्फ इंडस्ट्रीज का नाम मेंशन करने से कुछ नहीं होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ देखें तो जीडीपी की बात कर रहे हैं हम। इंटरनेशनल मार्केट आर द फर्स्ट चॉइस फॉर न्यू इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। रिसेंट एग्जांपल्स की बात की, ये अच्छी चीज़ है। ये एग्जांपल्स के साथ होना चाहिए, हम कोई भी पॉइंट रख रहे हैं ना तो एग्जांपल उसके साथ में होना चाहिए। ठीक है। कौन कौन से स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली है ये भी आपको देना चाहिए, है ना। 20 million given year 2022 and it is simultaneously increasing along the year. रैंडम नंबर नहीं देने तो आयुष, उन नंबर्स के साथ में प्रॉपर क्रेडिबल सोर्सेज मेंशन होना चाहिए, एग्जांपल्स मेंशन होने चाहिए। ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? At the geopolitical front, we saw India being a prominent decision maker and leader during the sanctions on Russia. कैसे, ये बताना चाहिए। ठीक है। कौन सा डिफरेंट अप्रोच हमने लिया है ये भी हमें बताना चाहिए। ठीक है। मिलिट्री लेवल पे अपनी टेक्नोलॉजीज को हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। हमने ये बनाया है, टॉर्नियर बनाया है, इसको हम बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चाइना की प्रॉब्लम को वो एड्रेस कर रहे हैं। G20 समिट्स को थोड़ा सा और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही है। तो हमने अपने चैलेंजेस की बात की। देखो, आपको ना सिग्निफिकेंट चैलेंजेस की हम बात करें आयुष, तो हम इंडिया को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे बात कर रहे हैं, है ना।
तो क्या जैसे इंडिया की वर्ल्ड लीडर की बात करें तो अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे क्या? नो सर। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को तो डिस्कस करने का कोई सेंस ही नहीं बनता ना, कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, ऐसा है वैसा है, वो तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। तो जब हम वर्ल्ड लीडर के तौर पे इमर्ज हो रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम्स भी वैसे ही डिस्कस करनी चाहिए, है ना? उस तरह की प्रॉब्लम को आपको एड्रेस करना है, ना कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। फॉर दीज इश्यूज वी हैव revised various strategies, namely make in India to reduce our dependence on players like China. ये आपका ऐसे मेरे ख्याल से वर्ल्ड लिमिट से काफी ज्यादा है। नहीं सर, अप्रोक्स 290-280 वर्ड्स का है। इसमें से भी मैंने काफी कुछ कट शॉर्ट किया था, बहुत सारी चीजें डेटा था वो नहीं लिखा। 2 पेज हुआ, 3 पेज, ठीक है। During COVID-19, India became the beacon of hope and stability, not only helping themselves but also providing aid to other countries at no risk group. हाँ, ये भी ठीक है, ठीक, काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इसमें, ठीक है। दीक्षा, from the halls of diplomacy to the corridors of innovation, India's rise as a global leader inspires the world with its diversity, dynamism and determination. ठीक है। सबसे पहली बात, कोट किसने लिखा है इसके बारे में मेंशन कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, द संस्कृत वर्ड, इमर्जिंग लीडर, लास्ट 6-7 years, इन्फ्लुएंस इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, सॉफ्ट पावर में काउंट किया जाता था, फॉर्म पोजिशन, रिच सिविलाइजेशन हेरिटेज, डाइवर्स कल्चर, इंट्रोड्यूस विद योगा दर्शन, ठीक है। हार्ड पावर के तौर पे ये भी अच्छा, ये अच्छा पर्सपेक्टिव है, सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर वाला। अनमेस्ड मिलिट्री स्ट्रेंथ, रैंक 4, ग्लोबल फायर पावर, G20, SCO, ओके ओके ओके, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क्स की बात की है, UNFPA के अकॉर्डिंग मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, लार्जेस्ट वर्कफोर्स। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है कि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन का इंडिया के पास प्लस पॉइंट क्या है? Largest workforce due to presence of young people, which led to India growing as one of the fastest major economies in the world, with average growth rate of 6.8% in 2019. ठीक है। And also it is the third largest economy in purchasing power parity. ठीक, ओके 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 ओके, ठीक है। आप यहाँ मार्जिन ज़्यादा छोड़ रहे हो ना दीक्षा, मार्जिन को डबल कर दो तो आपके जो लाइन है ना, एक लाइन में 9-10 वर्ड्स नहीं आएंगे। इसको थोड़ा और बढ़ाओ, इसको थोड़ा और बढ़ाओ, यहाँ तक एक स्केल के बराबर का जितना मार्जिन होता है ना उतना मार्जिन छोड़ो। स्केल होती है ना नॉर्मल जो हम यूज करते हैं, यस सर। हाँ, उतना मार्जिन छोड़ना होता है, उतना ही मार्जिन आपको यूपीएससी की शीट्स में मिलेगा। सर जैसे एक आध वर्ड बाहर निकल गया तो कोई ऐसी मेजर इशू तो नहीं है ना उससे? नहीं, ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि उसको फॉर्मेट के अंदर ही रखो ना। अगर आपका जैसे कि ये जो वर्ड है यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर ऐसा आ रहा है, तो उसकी जगह यहाँ पर ऐसे करके लिख लो, ठीक है। या फिर एंटायरली इसको स्किप करके COP21 यहाँ लिख लो, ऐसे। ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट, हाँ काफी ठीक लगा दीक्षा, आपने ये सारी चीजों को मेंशन किया है। डिस्पाइट इमर्जिंग एज अ ग्लोबल लीडर, इंडिया सफर्स फ्रॉम इनर चैलेंजेस की बात नहीं करनी है मैं। और सबसे बड़ी बात, क्या ये वर्ड लिमिट के अंदर है? नहीं सर, वही वही ना दिक्कत कह रही थी। बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। यस सर। वर्ड लिमिट को एक्सीड मत करो भाई, ठीक है। बाकी ओवरऑल ठीक लग रहा है, लास्ट में पॉइंट भी ऐड करना है। तो लास्ट टाइम हमने सब लोगों के 2-2 एसेज जो थे उनको हमने इवेल्युएट किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एसेज हैं उनकी तरफ पढ़ते हैं। स्टार्टिंग अरुण के एसे से ही करेंगे। ओके, हाँ भाई, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म्स, ये तो हमें कर लिया था ना। एक सेकेंड, हमने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात की थी, रिफॉर्मिंग इंडिया क्रिमिनल लॉ की बात की थी। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ कि रिफॉर्म्स और सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। इट इज नॉट द वोटिंग दैट इज डेमोक्रेसी, इट्स द काउंटिंग। क्या कहना चाहता है बंदा इससे? इट्स नॉट द वोटिंग दैट्स डेमोक्रेसी, इट्स द काउंटिंग।
क्या मीनिंग निकलता है, किसी को आइडिया लग रहा है? बी वोकल भाई, बताओ, आप लोगों के इनपुट चाहिए, उसके बिना डिस्कशन नहीं हो सकता। सर वोट भी सर, काउंटिंग से ही तो डेमोक्रेसी बनता है। जितना ज़्यादा वोट, अभी जितना ज़्यादा काउंटिंग जितना ज़्यादा। ये भी एक पर्सपेक्टिव है। इट्स नॉट दैट द वोटिंग दैट्स डेमोक्रेसी, इट्स काउंटिंग। मतलब इसमें बात कर रहा होगा नंबर ऑफ वोटर्स कितने इंडल्ज है इसके अंदर। सिर्फ वोटिंग का प्रोसेस है, अगर वो एक्सक्लूसिव है, सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं। जैसे पहले होता था ना प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे, तब एडल्ट सफरेज नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं था, है ना। तो उससे पहले वोटिंग तो होती थी, लेकिन वो सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थी। तो इट्स द काउंटिंग दैट मैटर्स। ठीक है, अच्छी स्टार्टिंग है, मतलब इट इज अ गुड थिंग। फिर उसके बाद में आगे बात आती है, इलेक्शन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडिया सिंस इट्स डेमोक्रेटिक कंट्री। इलेक्शन आर कंडक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल वोट। हाँ, इलेक्शन का बेसिकली पूरा इंट्रोडक्शन दिया है कि किस फॉर्म में जो इलेक्शन है वो किया जाता है। टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट और कंट्री। टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव स्टेट और कंट्री नहीं आएगा, टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ to elect our representative in state legislative assemblies and लोक सभा, ऐसा बोल सकते थे। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत होगा। नाउ देयर इज अ डिमांड फॉर रिफॉर्मिंग इन इलेक्शन प्रोसेस इन द कंट्री। इंडिया हैज टू इलेक्टोरल रोल, जनरल इलेक्टोरल रोल, स्टेट इलेक्टोरल रोल्स, दोनों तरह के होते हैं। कॉमन इलेक्टोरल रोल फॉर्म किया जाता है दोनों के लिए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस। जनरल इलेक्टोरल रोल्स को कौन देखता है, कौन से आर्टिकल के अंडर में कवर आते हैं। ठीक है, पैराग्राफ ब्रेक नहीं किया यार, पैराग्राफ ब्रेक करना चाहिए। फिर उसके बाद स्टेट इलेक्शन रोल्स इज ओवरसीन बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। इट कंडक्ट elections for local body just such as panchayat and municipality. Election Commission of India to execute CER according to the principle of federalism, it should consider constitutional provisions. Election Commission of India and legislative departments collaborate to examine the effects of delimitation process and encourage state to utilize the election commission electoral roll. Another reform is to ensure the integrity of, यहाँ से पैराग्राफ ब्रेक होना चाहिए, एक रिफॉर्म के बारे में तो बता दिया। Another reform is to ensure the integrity of democratic process. It is essential for the government to take strict action against filing of false declaration. तो ये तो already है ना। As per the provision, the candidate needs to submit an affidavit, nomination papers file करते हुए बताया जाता है। ठीक है, false information available कराना legal violation होता है, punishable under this act। तो फिर ये तो इस स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं होता कि another reform is to ensure the integrity of democratic process. It is essential, मतलब कि गवर्नमेंट को ऐसा एक्शन लेना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट तो ऑलरेडी ये चीज ले रही है ना। टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये हमारा पास्ट में यूज करना था कि ऐसा हुआ है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ये एक्शन लेती है। ठीक है, फॉल्स एफिडेविट क्या क्या इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मिसलेड ऑफ वोटर्स, गवर्नमेंट एक वेरिफिकेशन प्रोसेस भी। तो ये तो ऑलरेडी है चीज में, ये तो ऑलरेडी आपका फंक्शनिंग है, तो इसको फ्यूचर टेंस में लिखने की क्या जरूरत है, ये गलत होगा यहाँ पे। Lastly, the minimum age for contesting in elections. Presently, the minimum age for Lok Sabha, and this is Lok Sabha 25 years. Seeing this criteria and survey, only 2.2% of Lok Sabha is under 30. Such as we are evolving, we need to vote on of youth. ये पॉइंट थोड़ा अलग है यार। मतलब कि मिनिमम एज लोकसभा की, लेजिस्लेटिव असेंबलीज की इतनी होनी चाहिए है। ठीक है, इस क्राइटेरिया सर्वे को देखते हुए भाई इतने परसेंट सिर्फ लोकसभा के जो एमपी है वो इतने के अंदर है, 30 के एज के अंदर है, तो हमें मोर नंबर ऑफ यूथ चाहिए। ये मतलब एक फिलोसफिकल चीज है, ये आप जबरदस्ती इंश्योर नहीं कर सकते कि भाई इतने परसेंट ऑफ यूथ वो आए, क्योंकि इलेक्शंस जो है उसमें यूथ भी बहुत सारे लड़ते हैं। 25 साल के बच्चे 25 साल के युवा जो है वो भी लड़ रहे हैं, बाकी लोग भी लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको इलेक्ट करना तो जनता के हाथ में है ना। तो फिर भाई ये इलेक्शन कमीशन कैसे इंश्योर करेगा, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में अकॉर्डिंग टू दिस रिफॉर्म इट इज सजेस्टेड टू रिड्यूस मिनिमम एज फॉर असेंबली इलेक्शंस। बाय दिस इट वुड गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी। कितना, ये भी तो बताना चाहिए कि मिनिमम जो आप एज है असेंबली इलेक्शंस के लिए वो कितना आप रिड्यूस करना चाहते हो, और जनरली उसका बेसिस क्या है उसका, है ना, फॉर यू टू इंगेज इन डेमोक्रेसी। मेरे ख्याल से 25 एजिंग वाला तो उसमें कुछ पॉइंट नहीं बनना चाहिए। इसमें प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सिविक एजुकेशन प्रोग्राम टू कीप द यूथ विद नॉलेज एंड स्किल्स, रिडंडेंट पॉइंट है बिल्कुल।
Conclusion: there should be a change when there be improvements in the system and government. It is the evolution which leads to changes as humankind. नहीं ये ज्यादा अच्छा नहीं है रिफॉर्म्स के लिए। एक और बात जो मिस की गई है वो आपकी वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात, उसको अरुण ने मेंशन नहीं किया है सर। है ना। ये बहुत बड़ा मेजर रिफॉर्म है जो आजकल बातों में चलता भी रहता है और हो भी सकता है, तो इस पॉइंट को मिस आउट कर दिया है। इस पॉइंट को तो कवर करना ही चाहिए था। हाँ भाई, कोई इनपुट किसी का? हाँ सर, डाउट है सर। हम्म, सर सर हर पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करके बैठेंगे तो इससे तो ज़्यादा बदलेगा ना सर। हर पॉइंट पे एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन रिडंडेंट पॉइंट ऐड करोगे तो ज्यादा हो ही जाएगा। पॉइंट का थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन, रिफॉर्म्स की अगर आप बात करें तो उन रिफॉर्म्स को थोड़ा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। इतना तो देखो, ऐसा नहीं होता कि हम सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लें, लेकिन तो मेजर पॉइंट से कम उनको तो कवर कर ही लें। ठीक है, चलो रजत कैसे कंपेयर करते हैं इससे? सर ऐसे ही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही तो लिखे। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शन, क्या बोलना चाहते हो जतिन, बोलो। वही सर, ऐसे का मतलब ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखना है। हर अगर वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, आप रिडंडेंट पॉइंट लिखोगे तो फिर ऐसे का सेंस क्या रह जाएगा? आपके जो पॉइंट्स है वो क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करने चाहिए। अरुण जो कर रहा है उसके ऐसे को मैं देख रहा हूँ वो ये कि अरुण आर्टिकल को थोड़ा बहुत रिफ्रेश करके लिख रहा है, लेकिन मोर और लेस उसकी जो लैंग्वेज है वो आर्टिकल वाली ही है, जो कि प्रॉपर नहीं है। आर्टिकल की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी फॉर्मल होती है, वो एक आपको डिस्क्रिप्शन टाइप का देता है, वो एक ऑफिशियल टाइप का होता है। लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में आपका जो क्या बोलते हैं वो होना चाहिए, वो आपका पर्सनल टच वाला होना चाहिए। यहाँ पर पर्सनल टच नजर नहीं आ रहा, तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, रजत के ऐसे की बात करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म्स इन इंडिया, द पैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट। रजत क्या कहना चाहते हो इससे? मतलब सब वोटिंग इलेक्शन चेंजेस ला सकते हैं। बट देखो, दो स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप आता है इलेक्शन होना, यानी कि डेमोक्रेसी होना, है ना, वो एक पहला स्टेप आता है। और दूसरा स्टेप आता है उस डेमोक्रेसी में भी रिफॉर्म्स आना, यानी कि उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी रिफॉर्म्स लेके आना, उसको और बेटर बनाना। आपका ये जो कोट है ना, ये पहले वाले स्टेप से अलाइन कर रहा है, लेकिन हम ऐसे में बात करना चाहते हैं दूसरे वाले स्टेप के साथ। आया समझ? यस सर। है ना, दो स्टेप्स है ना। पहला ये कि भाई किसी जगह जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर हम डेमोक्रेसी लेके आ रहे हैं, पहली चीज तो ये हो गई। वहां पर ये कंटेक्चुअल मीनिंग सही है कि द पैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट, है ना। ये यहाँ पर सही फिट बैठ रहा है कि भाई हाँ, पावर से ज्यादा या फिर तलवार की धार से ज्यादा अगर देखा जाए तो जो मतदान है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लेकिन जहां ऑलरेडी ये हो रहा है वहां पर ये कंटेक्चुअल मीनिंग इसके सही फिट नहीं बैठ रही। वहां पर क्या होगा, वहां पर हम सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी वो प्रोसेस चल रहा है, लेकिन हम उसको और ज्यादा बेटर कर रहे हैं, हम उस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस स्टेप को थोड़ा बदलना पड़ेगा। आगे आते हैं, ये कोड जो है, किसी को कोई अच्छा सॉफ्टवेयर पता है जिसपे हम पीडीएफ वगैरह को इस तरीके से उनपे मार्किंग वगैरह अच्छे से कर लें? क्योंकि मैं एडोब यूज करता हूँ और ये पेन टैबलेट यूज करता हूँ, इससे ढंग से मार्किंग नहीं हो पाती, जबकि स्लाइड्स वगैरह पे काफी अच्छे से लिख जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वाला सर, माइक्रोसॉफ्ट में कैसे? उसका खुद का एक है पीडीएफ रीडर। बताना मुझे, मैं ट्राई करूंगा अगली बार। ठीक है, चलो। Parliamentary Standing Committee table a report regarding election process and their reforms that signifies the election in India and their influence. स्टार्टिंग डायरेक्ट यहाँ से नहीं कर देनी रजत, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टार्टिंग डायरेक्ट यहाँ से नहीं कर देनी है। आप स्टार्टिंग जब हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो आप इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर कुछ इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि भाई इलेक्शन रिफॉर्म बेसिकली में हम क्या चीज की बात करते हैं, है ना। उसके बाद आप स्टार्ट कर दो यहाँ से, एक लाइन का कम से कम इलेक्शन रिफॉर्म्स का इंट्रोडक्शन दे दो। फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बात कर दो कि भाई उन्होंने एक जो रिपोर्ट जो है वो सामने लेके आए हैं, उस रिपोर्ट का नाम ये है और इसमें क्या सिग्निफिकेंस। सर आप बताया था ना, क्या आपने बताया था ना कि इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं अपन, या फिर उसके ना थोड़ा सा इंट्रो देकर डेफिनेशन देकर। हाँ कर सकते हैं, उसको देकर। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला है कि आपको उस टॉपिक की हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब इलेक्शन रिफॉर्म से हम बेसिकली क्या समझते हैं, हर किसी को नहीं पता, समझ रहे हो? हाँ, हर किसी को नहीं पता हम इलेक्शन रिफॉर्म्स से समझते क्या है। तो एक बेसिक डेफिनेशन तो इलेक्शन रिफॉर्म्स की होनी चाहिए। देखो, जहां पर मीनिंग आपकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है कि कॉमन मासेस को सबको कुछ देख के समझ में आ जाता है, वहां पर आपको जनरली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर थोड़ा बहुत भी डाउट आता है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स में क्या आ सकता है,
बेसिक चीज क्या है। तो उस चीज में हमें क्या करना होता है, उस चीज में हमें कोशिश करनी होती है कि हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन दे सकते थे, फिर उसके बाद आपने इसको यहाँ से ऐड कर दिया, यानी कि वो लाइन और ये लाइन दोनों में आके हमारा इंट्रोडक्शन हो सकती है। फिर उसके बाद नीड ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड रोल की बात कर दी आपने। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट सिंगल इलेक्ट्रोड रोल की जगह ना आप इसमें भी कंटेक्चुअल मीनिंग ऐड करते हैं, एक कंटेक्स्ट ऐड कर दे कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी, है ना। आप इस तरह की बात करते हैं कि फॉर इलेक्शन रिफॉर्म्स इन इंडिया फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी, वन ऑफ देम इज नीड ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड रोल। इस तरीके से आपने डायरेक्ट एकदम ब्लंट तरीके से स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, इंडिया इज 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड रोल, जनरल इलेक्ट्रोड रोल हो गया, सेपरेट इलेक्ट्रोड रोल हो गया, ये सब लोकल बॉडीज के लिए। आफ्टर give me a moment, यार फोन। हाँ ठीक है, ये हमारी कौन बातें चल रही हैं। फिर उसके बाद लोकल बॉडी सिलेक्शंस आ गए। आपका एवरी इलेक्शन ईसीआई फ्रेश इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करता है, लोकल बॉडीज इलेक्टोरल रोल मेंटेन नहीं करती है, डुप्लीकेशन वगैरह हो जाता है, ये इसके साथ कंसर्न्स आ गए। देखो, कोशिश करो कि आप उन वर्ड्स को यूज करो जो एग्जैक्टली उस चीज को क्या बोलते हैं, वो करते हो, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आफ्टर एवरी इलेक्शन ईसीआई प्रिपेयर्स फ्रेश इलेक्टोरल रोल एंड लोकल बॉडीज डू नॉट मेंटेन electoral roll that helps to duplication, which is one of the major concerns related to the electoral reform। ठीक है, आया सिर्फ समझ में। यस सर। हमें challenges, concerns, needs, requirements इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो डाल देने हैं, क्योंकि प्रॉपरली वो कनेक्ट होते हैं इस पर्टिकुलर चीज के साथ में जो हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, है ना। आपने सिर्फ इतना इतना सेंटेंस लिखा है, इससे एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा है। मतलब कि देखो, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि सामने जो एग्जामिनर बैठा है ना, वो उसको ज्यादा कुछ नहीं पता। आप ये समझ के चलो, वो एक नॉर्मल सा बंदा, नॉर्मल सा ग्रेजुएट है, या फिर हो सकता है उसने प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जो भी हो, लेकिन हमें ये समझ के चलना है कि उसको बहुत बेसिक टर्म्स में चीजें समझानी है ना। तो बेसिक टर्म में चीजें समझाने के लिए हमें प्रॉपर कंटेक्चुअल मीनिंग भी ऐड करनी रही। ठीक है, फिर डिलिमिटेशन इज अनदर इशू। अब यहाँ पर तुमने सही लिखा है कि भाई ये एक इशू है, आपने उस पॉइंट पे स्पेसिफिकली बताया है कि ये कंसर्न है, ये इश्यू है, ये क्या है। तो डिलिमिटेशन इज अनदर इशू रिगार्डिंग इलेक्शन फॉर असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। डिलिमिटेशन हैपेंस लेस फ्रीक्वेंटली, 15-20 सालों में होता है। हाँ, अब लोकल बॉडी पर डिलिमिटेशन क्या होता है, इलेक्शन से पहले होता है। तो इसमें आप जनरली जो है ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि अभी की जो रिसेंट आपके डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, वो डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, है ना, बहुत फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। उसके रिलेटेड आप कोई डेटा वगैरह भी डाल सकते हो, कोई स्पेसिफिक किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा आया हो, जो ये बता रहा हो कि इंडिया में मेजर डेमोग्राफिक जो शिफ्ट्स आए हैं वो पहले कितने सालों में होता था, अब कितने सालों में हो रहा है। जैसे कि पहले की हम बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो डेमोग्राफिक शिफ्ट्स आए हैं उनमें कम से कम 25-25, 30-30 साल लगे हैं, है ना। लेकिन एलपीजी के रिफॉर्म्स के बाद, है ना, जब मेट्रो सिटीज आपकी डेवलप हुई हैं, आईटी सेक्टर्स नए नए बने हैं, और भी बहुत सारी चीजें आई हैं, तो उसमें डेमोग्राफिक चेंजेस कैसे कैसे आपके बढ़े हैं। और फिर उसके बाद में आप रिवर्स डेमोग्राफिक चेंजेस की बात भी कर सकते हो, जो कोविड के बाद में आए, जिसमें मैक्सिमम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम वगैरह जिनको मिला है ना। तो अभी भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसी सेक्टर्स है जहाँ पर वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। तो ये भी क्या, ये आपके रिवर्स डेमोग्राफिक चेंजेस में आ गए, है ना। तो इन दोनों की बात इस कंटेक्स्ट में की जा सकती है कि डेमोग्राफिक चेंजेस एंड द रिवर्स डेमोग्राफिक चेंजेस जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, तो उनसे डील करने के लिए डिलिमिटेशन जो है वो आपका टाइमली होना चाहिए। व्हाट इट? जी सर। नेक्स्ट आगे आते हैं। फॉल्स डिक्लेरेशन ड्यूरिंग इलेक्शन, कैंडिडेट्स इन इलेक्शन हैज टू सबमिट एफिडेविट। हाँ, ये पास्ट टेंस में लिखा है, ये सब कुछ बताना होता है। लीगल वायलेशन है, पनिशेबल है, मिसलेड द वोटर्स, अफेक्ट देयर चॉइस। इसको रिजॉल्व करने के लिए इंक्रीज, हाँ, ये मीजर्स हमें बताने, हमें उस चीज की सिविरिटी के ऊपर बात करनी है
कि भाई ये जो है ना, ये एक सीरियस इशू है, ठीक है, ये एक सीरियस इशू है, तो इसके साथ में और ज्यादा स्ट्रिंजेंट तरीके से हमें डील करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसमें और भी चीजें बता सकते हो। इसमें जैसे हमने बोल दिया कि अ फर्दर बैन ऑन द टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए उस बंदे के ऊपर फर्दर बैन लगना चाहिए। तो ये देखो, आप क्या है कि पनिशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पनिशमेंट तो ऑटोमेटिकली उस बंदे को मिलेगी, वो एक लीगल वायलेशन हो गया। लेकिन उस बंदे का अल्टीमेट एम क्या है, उस बंदे का अल्टीमेट एम है कि चुनाव लड़ना, है ना। जब आप उसी चीज पे रोक लगा दोगे तो वो उसके लिए ज्यादा पनिशमेंट होगी, बजाय कि आप उसको जेल में डाल रहे हो। नहीं सर, अगर 2 साल के लिए जेल होती तो फिर ऑटोमेटिकली वो हो वो मुझे जाता। पता है, वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, 2 साल के लिए जेल होती तो ऑटोमेटिकली आपको वो हो जाता है। लेकिन अगर हम इसमें ये पॉइंट अपफ्रंट ऐड कर दो तो कितना बेटर रहे, मतलब ये भी ऐड करना और वो भी ऐड करो, ओके सर। है कि नहीं। हमने क्या बोल दिया, हमने 2 साल की एज के लिए बोल दिया, फिर हम ये भी बोल सकते हैं इसमें साइड बाय साइड में फर्दर फर्दर, या फिर हम मतलब उसको हम एक ऑप्शन के तौर पे दिखा सकते हैं कि भाई या तो ये ऑप्शन कर दो या फिर वो कर दो। अब 2 साल का हो जाता है तो मेरे ख्याल से उसकी लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप उसकी वो हो जाती है कि लाइफ टाइम वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, है ना। 8 साल समथिंग सर। हाँ, तो फिर उसकी जगह आप एक अल्टरनेट सुझा सकते हो 10 साल के लिए, 2 टर्म्स के लिए, तो वो चीज़ हो जाती है। मतलब उसको अल्टरनेट के तौर पे दिखाना है, दोनों को ये नहीं दिखाना कि दोनों चीज़ें एक साथ करनी है, अल्टरनेट के तौर पर देखो। फिर उसके बाद मिनिमाइजेशन ऑफ वोटिंग एंड कंटेस्टिंग इलेक्शंस, कंटेस्टिंग एज को लोकसभा इतना है, राज्यसभा इतना है, जबकि वोटिंग एज इतनी है 2.2% लोकसभा, एम्पेयर अंडर 30 एज ऑफ 30, लैक ऑफ पैरिटी बिटवीन वोटिंग एज लीड्स लो पार्टिसिपेशन। हाँ, ये पॉइंट सही एक्सप्रेस किया और उन्होंने इस पॉइंट को सही से एक्सप्रेस नहीं किया। इसमें बात लैक ऑफ पैरिटी की जा रही है कि वोटिंग एज इतनी है, कंटेस्टिंग इलेक्शन की एज इतनी है, तो भाई तकरीबन 7 साल का गैप आ रहा है जिसकी वजह से लो पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन वुड गिव यंग इंडिविजुअल्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन डेमोक्रेसी, अच्छे से एक्सप्रेस किया है भाई। फिर गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुगेदर टुवर्ड्स इनेबलिंग ग्रेटर यूथ पार्टिसिपेशन। ईसीआई में डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कंसिडर ऑल बिफोर इंट्रोड्यूसिंग कॉमन इलेक्टोरल रोल। ठीक है, ठीक है। एंडिंग में कोर्ट मिसिंग है रजत, वो भी करना था। यस सर, इसमें सारों में मिसिंग मिलेंगे सर। प्रीतल इधर, यस सर। चलिए। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म्स इन इंडिया, सबसे पहली बात कोर्ट मिसिंग है यहाँ पे हमारा। द इंट्रोडक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023 signifies a significant step toward reforming India's electoral framework। अच्छे से इंट्रोडक्शन अच्छे से दिया है आपने, ठीक है। बिल का एम क्या है, रेगुलेट द अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द सीईसी, अदर इलेक्शन कमिश्नर, एज वेल एस्टैब्लिश अ प्रोसीजर फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस विद द इलेक्शन कमीशन। ओके 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 ओके। एंड द बिल इज द, आपने अगेन यहाँ पर बिल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर दिया है। हम बात इलेक्शन रिफॉर्म्स की कर रहे हैं, हम बात सिर्फ बिल की नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बिल को आपने इंट्रोड्यूस किया, ये अच्छी बात थी, आपने बिल का एम बताया, ये भी अच्छी बात थी, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू गेट बैक टू द इलेक्शन रिफॉर्म। हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स को एक मेजर एलिमेंट के तौर पे बात करनी है, वही हमारा कोर एजेंस है ऐसे का, ठीक है। तो बिल अल्टरेशन इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, ये तो पूरा का पूरा हमारा इलेक्शन रिफॉर्म्स की जगह इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ गया है। टॉपिक क्या दिया था मैंने आप लोगों को, टॉपिक क्या था? सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म इन हाँ, तो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो फिर आपका ये पूरे का पूरा ऐसे जो है वो तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ गया है ना। इलेक्शन कमीशन ही तो रिफॉर्म करा सकते हैं सर। ये 2 टॉपिक थे उस पीडीएफ। जैसे मुझे एक बात बताओ, इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म करता है, इलेक्शन कमीशन ही करता है रिफॉर्म, लेकिन इसका क्या ये मतलब आ जाता है कि भाई हम इलेक्शन कमीशन की बात करें? ऐसे के टॉपिक को तो देखो ना। ऐसे में अगर इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात आ रही तो अब इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे क्या? अगर इंडिया में डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो क्या आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बात करेंगे क्या कि प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, एक कैबिनेट क्या करता है? हमें पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एड्रेस करना है, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को करना है कि उसी पे फोकस लेके बैठ गए। नहीं तो जब हम एसएसबी की बात करते हैं तो क्या आप सिर्फ साइकोलॉजी टेस्ट की बात करते हो? क्या उसमें जीटीओ और इंटरव्यू की बात नहीं होती, पूरे प्रोसेस की बात होती है ना। हाँ सर, हाँ, तो एसएसबी का मतलब सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है ना, मनसा वाचा कर्मा तीनों चीजें हैं। आप सिर्फ मनसा की बात नहीं करेंगे, वाचा और कर्मा की बात भी करेंगे, तो ये इस पॉइंट से गलत होगा, ठीक है।
तो इसमें सिर्फ इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की गई, उस बिल की बात, इलेक्शन प्रोसेस की, सॉरी कमीशन की बात की गई है, उस बिल के प्रोविजंस की बात की गई है। तो इसको तो आपको टोटली 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 बदलना पड़ेगा। मतलब इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को लेके हम अगर हेडिंग चेंज कर देते तो हमारा पूरा सही होगा। ठीक है रितिक, हेडिंग अगर हमारी चेंज हो जाती है ना तो हमारा सही रहेगा। मतलब कि हेडिंग ये हो सकती थी कि इस बिल का सिग्निफिकेंस क्या है ना। आपने बस लास्ट में ये चीज ऐड कर दी है कि द सीसी एंड ईसी बिल 2023 रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट एफर्ट टू रिफॉर्म इंडिया इलेक्ट्रल सिस्टम। यानी कि ये एक एलिमेंट होना चाहिए था आपके ऐसे में कि भाई इंडिया के इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के लिए ये बिल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इससे स्टार्ट भी कर सकते थे जैसा आपने स्टार्ट किया था, लेकिन बाकी फिर पूरे आपने ऐसे में सिर्फ उस बिल पे और इलेक्शन कमीशन की अंदर के रिफॉर्म्स की बात की है, जबकि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं जो पूरी कंट्री के लिए। समझे? यस सर। हाँ, तो ये हमको रीराइट करने की जरूरत है। मीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको अगर मीनिंग नहीं पता किसी ऐसे की तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। हम टोटली पूरे गलत टॉपिक पे वो ऐसे लिख के आ रहे हैं। अगेन मेरे ख्याल से विनय ने भी सेम गलती की है। इलेक्शन रिफॉर्म्स किस लिए जरूरी हैं? रिसेंट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बिल डिटरमाइंस द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू इम्प्रूव द इलेक्टोरल सिस्टम। कैसे, ये देखते हैं। प्रेजेंट प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीसी एंड ईसी, Supreme Court judgment of Anup Parnawal Tribunal of India highlighted the need for more transparent and accountable election process. The proposed bill seeks to address the concern by establishing a selection committee of this and this. The bill also includes बात अगेन पूरे बिल पे ही फोकस कर दी। इंट्रोडक्शन ठीक किया था लेकिन फिर बात घूम फिर के पूरे बिल पे ही आ गई। The term of office and qualification of CC and EC as well as the provision of their salary allowances and removal, गलत गलत गलत। Recent focus on common electoral roll। यहाँ से बात आ जाती है, यहाँ से बात सही आ जाती है वही कॉमन इलेक्टोरल रोल वाली। ठीक है, फिर चैलेंजेस बता दिए। परमानेंट इलेक्टोरल रोल नहीं है लोकल बॉडीज के लिए, इनफ्रीक्वेंसी ऑफ पे लिमिटेशन हो गया। ठीक, ये चीजें सही आ रही हैं। फॉल्स डिक्लेरेशन से रिलेटेड, डिस्क्रिपेंसी से रिलेटेड, ये सही आया है। ठीक है, जैसे कि देखो हम बात कर रहे थे ना इसकी स्टार्टिंग की, मैं आपसे इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कीजिए। हाँ, सीसी एंड अदर इसी अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल किस लिए न्यूज में है? इस न्यूज से रिलेटेड इसको मैंने मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को वो बताया था कि भाई इसको आपको करंट अफेयर्स के तौर पे पढ़ना है ना। जबकि मेजर जो काम आना चाहिए वो यहाँ से आना चाहिए था। एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म किस लिए न्यूज में है, इस न्यूज के बारे में और क्या, कॉमन इलेक्टोरल रूल क्या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, फॉल्स डिक्लेरेशंस क्या रोल प्ले कर रहा है, पैरिटी बिटवीन मिनिमम एज ऑफ वोटिंग एंड कंटेस्टिंग इलेक्शंस आ गया, रिकमेंडेशंस आ गए, इश्यूज आ गए। ये इसके ऊपर हमारा पूरा ऐसे बेस्ड होना था, ना कि ये सीसी वाले बिल के ऊपर। ये यहाँ गलती की आप लोगों ने, ये नहीं करना है। समझ में आया? किसी ऐसे को पहले अच्छे से पढ़ लो। उसकी मैंने कहा आप लोगों से पहले भी कि 5 मिनट जो है कम से कम उस ऐसे के ऊपर स्पेंड करो। 5 मिनट ही कर सकते, कम से कम 2 मिनट करो। और ये समझो कि जो हम लिख रहे हैं क्या वो उस ऐसे के रिस्पेक्ट में सही है कि नहीं है। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेशल प्रोविजंस फॉर एनसीटी दिल्ली challenges in governance. Good governance with good intention is the hallmark for of our government. Implementation with integrity is our core passion. ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, इसने एनसीटी एक्ट को हटाया। लेज डाउन द फ्रेमवर्क फॉर फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली असेंबली। एक्ट ने क्या इस्टेब्लिश किया, रिकमेंडेशंस किस चीज़ के लिए दी, ये भी कवर हो गया। बहुत बेकार राइटिंग है, बहुत जल्दी जल्दी में लिखा गया है। द एक्ट गिव्स सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ दिस। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि किस तरीके से ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की जा रही है, ये पर ब्रेक की जा रही है। Okay, and the act can also violate the principles of parliamentary democracy, which is part of basic structure doctrine. ये क्या करता है? इन्फोर्समेंट पावर्स म्यूनिसिपैलिटी के लिए कम्युनिटी पुलिस ऑफिसर्स को देता है सिविल कंप्लायंस के लिए, जबकि दिल्ली पुलिस ऐसे क्रिमिनल इश्यूज के साथ डील कर सकती है। 2 तरह की मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स की बात भी की है। एक सेकेंड।
गवर्नेंस ऑफ नेशनल एनसीटी, इस न्यूज़ के बारे में बात की है, चैलेंजेस इन द गवर्नेंस ऑफ दिल्ली एंड की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, है ना, की इश्यूज विद द एक्ट। ये जो इतना ज़्यादा डेटा है ना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं करनी होती, इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। हमें देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करने के बाद में हमें इसका एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, उसके बाद हमें इसके चैलेंजेस की बात करनी होती है ना। इन चैलेंजेस की बात करने के बाद हमें की प्रोविजंस को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके बाद हम की इश्यूज के साथ बात करेंगे कि भाई इस एक्ट के साथ में इश्यूज क्या है ना, इस पे ज़्यादा मेजर बात होनी चाहिए। यार पैराग्राफ में ब्रेक नहीं दे रहे हो ना, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे समझने में दिक्कत आ रही है। अब सीधी सी बात है, इतने लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 लाइन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ब्रेक दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस की इतनी कमी नहीं है, फिर मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि पैराग्राफ में ब्रेक नहीं दिया, अंडरस्टैंडिंग ही मुश्किल हो रही है, समझना ही मुश्किल हो रहा है, ऊपर से राइटिंग बहुत बर्बाद लिखी है। ठीक है, due to disagreement between the approach of the government takes time to execute any bill. In conclusion, NCT of India plays important role. इसमें इतने ज़्यादा चैलेंजेस वगैरह की बात ढंग से नहीं की है, काफ़ी हैब्सर्डली लिखा है, इसको रीराइट करना चाहिए। आगे आते हैं रजत केसी की तरफ। There should be only one political ideology and that is good governance. हाँ, ये सही है। बहुत बढ़िया लिखा, इंट्रोडक्शन बहुत सही किया है कि एक रिसेंट इवेंट से बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कहा, है ना, लेकिन पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा किया, पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको पास किया। तो ये एक रिपरकशन के तौर पे कॉन्सिक्वेंस, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक फॉलोअप हुआ है, और ये फॉलोअप जो है ये दिल्ली की एनसीटी की गुड गवर्नेंस के लिए प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में नहीं आता है। मतलब देखो एनसीटी का जो पूरा एरिया में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन हम एक ऐसे को एक आइडियल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, तो यहाँ पर हम उस चीज को थोड़ा और क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो GNCTT बिल में क्या हो रहा है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा पावर दी गई दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर, है ना, ये कंसर्न्स आ गए। वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स एसोसिएटेड विद द GNCTT बिल, समझ रहे हो ना रजत? यस सर। ऐसे, है ना, वो ऐड कर दिया हमने। फिर हमने थोड़ी दिल्ली की हिस्ट्री की बात कर ली कि भाई दिल्ली को ऐसे क्लासिफाइड किया गया था, इस आर्टिकल के हिसाब से दिल्ली को प्रेसिडेंट या एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर में वो करेगा, दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, एंड देन क्या पावर्स दी गई हैं, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली की क्या है। चैलेंजेस की बात कर दी फिर हमने कि भाई ये चीज़ें हैं, प्रेजेंस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं, डिले इन डिसीजन मेकिंग, सही लिखा है ना। ठीक है, Delhi's administration has been flux for a long time. We should take example capital versus as city states, domain demarcation. ठीक है, कंक्लूजन अच्छे से नहीं दिया रजत। सब कंक्लूजन मिल नहीं रहा था, फिर एग्जांपल उसमें से भी पीडीएफ में भी मैंने चीज एंड की तो थी भाई, फेडरलिज्म, यूनिक स्टेटस ऑफ दिल्ली, ये वाला टॉपिक आपने रेफर किया, वो सर। तो फिर कहाँ से मिलेगा कंक्लूजन? देखो यार, सारे इंस्ट्रक्शन मेरे फॉलो करोगे तो फायदे में रहोगे, सारे नहीं करोगे तो फायदे में नहीं रहो, समझ रहे हो? एक एक पॉइंट जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो मैं आपको ऐसे अच्छा लिखने के लिए, आपका कंटेंट सुधारने के लिए बोल रहा हूँ, लिखोगे तो बहुत सही रहेगा। रिटर्न कैसे की बात करेंगे, स्पेशल प्रोविजंस फॉर एनसीटी दिल्ली, चैलेंजेस इन गवर्नेंस। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली मार्क्स अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन गवर्नेंस फ्रेमवर्क ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये एक्ट किस एक्ट को रिपील कर रहा है, इंट्रोडक्शन काफी अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कोर्ट ने पावर्स को डिलीनिएट किया। ठीक है, दिस डिसीजन रीअफर्म द स्पेशल स्टेटस कन्फर्ड अपॉन दिल्ली एज द एनसीटी गवर्नमेंट बाय यूनिक फ्रेमवर्क। चैलेंजेस की बात हमने कर ली है। ठीक है,
ओके 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 ओके। फिर इस एक्ट में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चैलेंजेस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना था रितल ने। यस सर, वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाती है, मेरे पास बहुत सारा कंटेंट हो जाता है। तो आपको नेशनल कैपिटल सर्विसेज अथॉरिटी को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बस थोड़ा सा उसका मतलब दे दो, ठीक है। और या फिर आप डायरेक्टली, जैसे आपने यहाँ पर क्या लिखा था, JNCTD Act 2023 seeks to address these challenges by introducing provisions that redefine the powers and functions of the CG and establish the National Capital Civil Service Authority, है ना। अब इसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ में आप यहीं पर ऐड कर सकते थे the work of which is to make recommendation to the CG on certain service related matters, है ना। ये सब चीजें आप क्या है, इसको थोड़ा शॉर्ट करके यहीं पर ऐड कर सकते थे, इसलिए आपको अलग से पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत नहीं थी, 2-3 लाइन आप यहाँ बचा सकती थी, ठीक है। यस सर। ये भी ठीक है। कंसर्न्स क्या क्या एसोसिएटेड है इसमें, टू एड्रेस दिस कंसर्न, इन कंसर्न्स को कैसे एड्रेस किया जा रहा है। मोर स्टेबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क, different governance models for capital city, decentralizing decision making, two-tier metropolitan authority, demarcating domain, central and state administration, empowering municipalities, represent a step towards cleansing। हाँ ठीक है, काफी सही लिखा है, बट अगेन वही लास्ट में स्टार्टिंग में कोर्ट की मिसिंग है। सर इस वाले में मेरे को ऐसा कोर्ट इंट्रोडक्शन से मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने किसी में नहीं डाला। गवर्नेंस से, प्रॉपर गवर्नेंस से रिलेटेड आप कोई भी जो कोड है उसको डाल सकते थे। फेडरल फीचर वाला कोई कोड यहाँ पर लागू हो सकता था। फेडरल फीचर्स के साथ में तो चैलेंजेस आते हैं ना, उससे रिलेटेड कोई कोड आप स्टार्टिंग में डाल सकते थे, क्योंकि मेजरली ये जो पूरा टॉपिक है किसके साथ डील कर रहा है, ये फेडरल फीचर्स के साथ डील कर रहा है ना। हाँ यहाँ पर जो इशू आ रहा है वो फेडरल फीचर्स का आ रहा है, तो फेडरल फीचर्स के साथ क्या इश्यूज आते हैं, क्या कंसर्न्स आते हैं, क्या किस तरीके से वो स्टेट्स के लिए डेट्रीमेंटल होता है, हम यहाँ पर वो स्टार्ट कर सकते थे, और इसकी एंडिंग कर सकते थे एक ऐसे कोड के साथ में जिसमें फेडरल फीचर्स की मेरिट बताया जा रहा हो, समझ रहे हो ना, जिसमें ये बताया जा रहा हो कि फेडरल फीचर्स के आखिरकार इन दी एंड फायदे क्या होते हैं, या फिर सेंटर या स्टेट के लेवल पे जो आपकी गवर्नेंस होती है उस गवर्नेंस से रिलेटेड कोई क्या क्या है कोड वगैरह आप ऐड कर सकते थे, जो कि एक दूसरे को दूसरे की हेल्प करने वाला बताते है ना, कि मतलब एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है, ऐसा यस ऐसा ऐड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई, स्पेशल क्या किया है कन्हैया ने, आंसू गिरा है बहुत, ऐसा लग रहा है मैंने बहुत रोया है लिखते हुए। स्पेशल प्रोविजंस फॉर एनसीटी दिल्ली चैलेंजेस इन गवर्नेंस, कॉमा नहीं आना चाहिए यहाँ पर, सेमी कॉलन आना चाहिए था, वैसे ये कॉलन आना चाहिए। पार्लियामेंट ने ये एक्ट को पास किया, जिसने इस एक्ट को हटा लिया, लॉ रिपील्स ऑर्डिनेंस ऑन कैपिटल, द लॉ रिपील्स ऑफ ऑर्डिनेंस ऑन कैपिटल, ये चीजें नहीं, ये नई चीजें नहीं आनी चाहिए। सिंपल सी बात यहाँ कर सकते थे, द लॉ रिपील्स ऑफ ऑर्डिनेंस, द लॉ रिपील्स, या फिर इसमें ये आ सकते, द लॉ प्रोवाइड द एलजी विद एडिशनल अथॉरिटी ओवर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा मेजर कंसर्न जो है उसको एड्रेस कर लेता, इसके बदले में आपको इतनी सारी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। हमें कंसर्न्स की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली को क्लासीफाई हमने ऐसे किया है, दिल्ली की गवर्नेंस किसके अंडर में आती है, फिर दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला, दिल्ली लेजिस्लेचर को पावर कितनी है, स्पेशल स्टेटस से ने क्या फर्क क्रिएट किया है, ठीक है। पैराग्राफ ब्रेक नहीं कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा पैराग्राफ ब्रेक क्यों नहीं कर रहे हैं, पूरा ऐसा लग रहा है कि मतलब खिचड़ी सी बना रखी है। पैराग्राफ ब्रेक नहीं करोगे तो वो ब्यूटिफिकेशन नहीं आ पाएगा, ऐसे में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी, वो जरूरी है बहुत ज्यादा। Expand the discretionary powers of LG by giving him power to approve or return, ये ज्यादा आ गया, ये ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है। NCCSA को या JNCTD के प्रोविजंस को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने NCCSA की रिकमेंडेशंस की बात कर रही है, अब उसके अंदर कौन कौन मेंबर्स होंगे उससे हमें फर्क नहीं पड़ना, वो हमारे ऐसे का कोर है ही नहीं, ये लाइन रिटेंडेड 2 लाइन फालतू की हो गई। फिर उसके बाद JNCTD ने एक्सपेंड द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ एलजी की जो पावर्स हैं उनको किस तरीके से एक्सपेंड किया, ये तो हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं कि एलजी के पास ओवर राइडिंग पावर्स आ गई हैं, तो इनको हम दोबारा भी एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है। और ये चीज ऐड कर सकते थे, था इंक्रीज इन डिस्कशनरी पावर्स ऑफ एलजी रेजेस कंसर्न्स, है ना, ये कंसर्न्स, ये चीज सही आ गई यहाँ पर, ये ऐड करना था। ठीक, इन कंसर्न्स को टैकल करने के लिए कौन कौन से आइडियाज एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, ये आ गया यहाँ पर। फिर लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ और देना था, ये पेज की जो 5-6 लाइनें बर्बाद की है ना, इन लाइंस को कंक्लूजन में ऐड किया जा सकता था, मतलब कि दूसरी लाइंस को ऐड किया जा सकता था उन लाइंस के बदले। तो इस ऐसे को लेके, आपको टॉपिक को लेके समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस सर। किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं, जब हम समझते हैं, देखो कोई भी ऐसे पर्टिकुलर आपका, उस ऐसे के साथ में प्रॉपर इंट्रोडक्शन जुड़ा होता है। इंट्रोडक्शन आने के बाद में उसकी हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसकी बॉडी के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, फिर हम उसके साथ रिलेटेड कंसर्न्स, नीड्स, रिक्वायरमेंट, चैलेंजेस की बात करते हैं। फिर हम चैलेंजेस, कंसर्न्स को क्या बोलते हैं, सॉल्व करने की बात करते हैं, है ना, उनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। और फिर एंड में हम अपना एक खुद का कंक्लूजन ऐड करते हैं। उस कंक्लूजन में वे ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग ऐड रहता है कि भाई आगे हम क्या देख सकते हैं, आगे हम क्या देखना चाहते हैं, और आगे वे अहेड क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, हम वो चीज़ ऐड करते हैं। एब्रप्टली ऐसे को एंड नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिक एलिमेंट होते हैं ऐसे को लिखते हुए, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई समस्या है इसमें? तो बोलिए। सर जैसे इंट्रो में आपने 2-3 चीजें बताई कि एक तो हम टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो हम रिसेंट में उसके ऊपर कोई नई ऐसी पॉलिसी आई है या कोई नया अमेंडमेंट आया तो वो लिख सकते हैं। तो वो लिख सकते हैं, मतलब लेकिन ज्यादा बेहतर। लेकिन वो जो हम लिख रहे हैं ना, वो एक आपकी प्रॉपर मीनिंग दे रहा हो कि क्या बोलते हैं, वो उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हो, ठीक है, वो उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हो ना, तो बहुत सही चीज है। लेकिन अगर वो चीज एक्सप्लेन नहीं हो रही है, तो फिर हमें उसका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी ऐड करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, और कोई? सर क्यूट कोट बता दीजिए। कोट किस चीज का? मालाबार के लिए, ब्रिक्स के लिए। नहीं, वो मैंने बताऊंगा यार, खुद तो ढूंढने पड़ेंगे ना, अभी बताओ। अरे सर निकल तो आए सर, बड़ी आसानी से निकल। तो मैंने कहा था आपको एग्जैक्टली, लेकिन मैं एक आइडिया दूंगा आप लोगों की कि आप कोट किस लाइन और लेंथ पे लिख सकते हैं। सर पर कोट है ना, इंट्रोडक्शन को मैच नहीं हो रहा है, ऐसे मिल रहा है। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं ये कैसे, और देख लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, mediation as a preferred mode of alternative dispute resolution in India, and also mediation is worth a pound of any arbitration and a ton of litigation। बहुत बढ़िया कोट लिखा हुआ है ना। मेडिटेशन की मीनिंग को एक्सप्लेन किया यहाँ पर। मेडिएशन की जो मीनिंग होती है, वो मतलब कि हमारा टॉपिक का एम क्या है। टॉपिक का एम सही यही है कि जो मेडिएशन किया जाता है वो आपका आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन से बहुत बहुत ज्यादा भारी है। तो मेडिएशन को हमें हमेशा जो है प्रेफर किया जाना चाहिए। मेडिएशन बिल जो है पास किया गया, ठीक है, इसमें एक्सप्रेशन मेडिएशन, प्री लिटिगेशन मेडिएशन, ऑनलाइन मेडिएशन, ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। ये बिल ये कह रहा है कि दोनों पार्टीज अपने थर्ड पर्सन्स के सामने अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं कोर्ट जाने से पहले, ठीक है। कमर्शियल, एक सेकेंड, ये भी देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है। अबाउट मेडिएशन बिल आ गया, क्या है ये, ठीक है। हाँ, देखो इसमें आपको इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना, आपको बस इंक्लूड करना है कि मेडिएशन के अंडर में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई। तो ये सारी चीज़ में शामिल है, इनको आपको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना, ज़्यादा मतलब तरीके से एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। हमें बात करनी है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता क्या है ना। तो उसमें डिफरेंट वेज, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, नेगोशिएशन को हम बात कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम नीड की बात कर लेंगे कि भाई नीड क्या है, इसकी कंसर्न्स क्या है, और वे फॉरवर्ड। इसमें तो सब कुछ काफ़ी क्लियरली बताया ही हुआ है। Parties can go to consent a third person for commercial or civil disputes instead of approaching court, ठीक है। And it states that mediation can take place in territorial jurisdiction of the court. There is also timeline, ठीक है। ADR refers to different ways people can resolve। ये थोड़ा सा
हम बात कर रहे हैं मेडिएशन एज अ प्रिफर्ड मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया की। तो हमने बिल की बात कर ली है, बिल में क्या क्या चीजें शामिल है हमने उसकी बात की है, हमने ये भी बिल के एम के बारे में ही बात कर ली है। लेकिन फिर इट ऑल्सो स्टेट्स दैट मेडिएशन कैन टेक प्लेस इन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उस बिल के स्पेसिफिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेडिएशन की, कि मेडिएशन किस तरह से चीजों को सॉल्व कर रहा है, किस तरीके से प्री लिटिगेशन प्रोसेस के तौर पे एक एस्टेब्लिश कन्वेंशन के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो टाइमलाइन वाइमलाइन ये सब हमें नहीं देखना, ये सब इसकी डिटेल में हमें नहीं जाना। मतलब कि ये जो 5-6 लाइनें हैं ये मतलब नहीं है। यहाँ से काम हमारा स्टार्ट होता है कि एडीआर रेफर्स टू डिफरेंट वे, है ना, कि एडीआर जो है वो डिफरेंट बेस को रेफर करता है जिसमें लोग अपने डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर सकते हैं विदाउट ट्रायल। तो मेडिएशन उसमें से एक है, बाकी आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन और निगोशिएशन हो जाते हैं। मेडिएशन बिल डिफाइन करता है, ठीक है, डेफिनेशन भी दे दी हमने इसमें, किसी अथॉरिटी के द्वारा किया जाना चाहिए, ये भी ठीक है, किस एक्ट के अंडर में आता है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं होती है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिएशन से रिलेटेड, कोर्ट्स का बर्डन रिड्यूस किया जा सकता है, टाइम कंज्यूमिंग कम रहता है ये, प्रिफर्ड मोड ऑफ। लेकिन इसमें चैलेंजेस की तो बात की नहीं है। जो हमारे चैलेंजेस इसमें आ रहे हैं, concerns, online mediation, prior approval, issue of international mediation, no punishment liability, तो ये concerns की बात नहीं, इसमें concerns ऐड होने चाहिए थे, जो जी नहीं, और एंडिंग कोड भी नहीं। कोड मिसिंग है रजत, ठीक है, और उसने कोड बहुत अच्छा यूज किया था, उस कोड का यूज कर सकते हो आप। Mediation is referred as mediator that act as a third party between two dispute parties and help them to reach a mutual settlement. पार्लियामेंट ने इस बिल को पास किया है। मेडिएशन क्या होता है, इस काइंड ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है, पर्पस बिहाइंड द मेडिएशन इज टाइमली डिलीवर्ड, ठीक 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 ठीक। अगेन टाइमली डिलीवर्ड जस्टिस की बात हम कर रहे हैं, इतना ही काफी है। आपको बताना नहीं है इसमें कि इस बिल के अंदर 120 दिन या 60 दिन के अंदर क्या कवर करना। जब हमने टाइमली डिलीवर्ड जस्टिस की बात कर दी है तो ये ऑटोमेटिकली समझ लिया जाता है कि भाई ये आपका क्या है, प्री लिटिगेशन से अवॉइड करने के लिए मेडिएशन किया जा रहा है, ये हमारे को फॉलो किया जा रहा है। तो अब क्यों बहुत ज्यादा स्पेसिफिक्स में जा रहा है ना। एग्रीमेंट रिजल्ट फ्रॉम द बाइंडिंग, रिजल्टिंग फ्रॉम द मेडिएशन, बाइंडिंग होंगे दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद मेडिएशन बिल क्या रिमूव करता है, बर्डन ऑफ कोर्स रिमूव कर रहा है, ये इसका एक प्रो है, ठीक। कंसर्न्स की बात आपने कर ली है, ये भी अच्छी बात है। जुरिसडिक्शन लिमिटेड है, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन कंसर्न्स पे थोड़ी खत्म कर देना ना, जो हमें बात तो करनी है ना, इसके आगे के बारे में भी तो बात करनी है, वे फॉरवर्ड, ये क्यों नहीं ऐड किया आपने, बोलो भाई। सर मेरे को लग रहा था उतना ही है, क्या, बोलो बोलो। मतलब मेरे को लग रहा था पहले ऐसे में जो मिस्टेक्स हुई ना, मैं कि मतलब टॉपिक से बात करते करते कहीं और निकल जाता था, इसलिए मैंने वो एडीआर के और भी फर्दर जो थे ना निगोशिएशन वगैरह, उनको भी ऐड नहीं किया। तो इसमें देखो आपने बहुत सारी रेडंडेंट चीजें भी ऐड की है ना, इसलिए आपके पास में स्पेस और वर्ड यूनिट नहीं बची। ये जो 90 डेज 60 डेज का टाइम फ्रेम वगैरह ये सब हमें इंक्लूड नहीं करना। आप इसको फिर से ध्यान से देखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमने मेडिएशन देखो, टॉपिक भले ये मेडिएशन बिल है, लेकिन मैंने आपको क्या टॉपिक दिया है, मैंने आपको टॉपिक दिया है कि भाई मेडिएशन ऐसा प्रिफर्ड मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया। तो हमारा जो शीट है, ये करंट अफेयर्स की जो शीट है, इस शीट में से आपको रेफरेंस लेना है, डेटा लेना है, लेकिन आपको इस बिल को ही कंसिडर नहीं करना है कि इस बिल के बारे में लिख रहे हैं। आप क्या बोल सकते हो कि मेडिएशन जो है वो एक अल्टरनेटिव क्या बोलते हैं एएमआर के फॉर्म पे सॉरी डेवलप होके आया है। फिर आप बोलते हो कि रिसेंटली भाई दोनों हाउसेस ने इस बिल को पास किया है, इस बिल में क्या डेफिनेशन दे रखी है, इस बिल में आपने ये चीजें शामिल है ना। तो आप इतना एक क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे आप कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप एडीआर के बारे में बता सकते हो, सॉरी मैं एएमआर बोला था उसको तब से, एडीआर। आप एडीआर के बारे में बता सकते हो कि एडीआर में डिफरेंट वेज आते हैं, आपको इसको सम अप करके लिखना था, इतना है ना। आपने एडीआर को एक्सप्लेन कर दिया, फिर ये सब आपको शामिल करने की जरूरत नहीं थी, ये हमारे ऐसे के लिए काम के नहीं है। आपको फिर इसकी नीड्स के बारे में बात करनी थी कि भाई क्या नीड है एडीआर की, इन सब चीज़ों की,
फिर आपने कंसर्न्स की बात कर ली, एक पैराग्राफ में कंसर्न्स आपके खत्म हो गए, सबसे लास्ट पैराग्राफ है उसमें आपने वे फॉरवर्ड की बात कर ली। अब इसमें जो आपने ऐड किया है ये जो 60-90 डेज वाला कहाँ पर है ये? हाँ, ये सब की जरूरत नहीं है ना, ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, यहाँ पर सिर्फ इतना आना चाहिए था। ये जो बाकी है ये सब हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इसको आपको ऐड नहीं करना। समझ में है? यस सर। ठीक है। रिसेंटली मेडिएशन बिल 2023 बोथ द हाउसेस ने पास किया है इसको, प्रिफर्ड मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया। बिल का एम क्या है? ठीक है, बिल डिफाइन करता है मेडिएशन को अलग अलग कैटेगरीज में। ओके, इसमें एक्सेप्शन भी बता दिए कि कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं की गई। देखो वैसे तो एक्सेप्शंस रितल, अगर हमारी वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही है तो इस चीज़ को हटा दें। ठीक है, यस वर्ड लिमिट आपकी पूरी है? हाँ। चलो देखते हैं। ये आपने क्या ऐड कर दिया इसमें? द बिल इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। सर ये तो उससे रिलेटेड नहीं है, एनसीटी सर। हाँ, आईसीटी वाला मटेरियल डाल दिया रतन। सर मैंने मिक्स कर दिया होगा। ये भी आपको हटाना चाहिए था। ये चलो शामिल है कि जो एग्रीमेंट है इनका फोर्स कितना रहता है, ये शामिल रहना चाहिए, ये सही है। फिर नीड की बात कर ली आपने कि इसकी नीड क्या है ऐसे लेजिस्लेशन की, ठीक, ये पूरा पैराग्राफ सही है। फिर उसके बाद आपने कंसर्न्स की बात कर ली है, ये भी सही है। ठीक है, ठीक है, बस आपको ये दो तीन चीज़ें हटानी थी। पहला आपको ये बीच वाला पैराग्राफ हटाना है और ये जो पैराग्राफ इसको हटा दें तो आप इसमें और ज़्यादा मटेरियल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यस अब आगे बात करते हैं विनय कैसे की तरफ। तो मेडिएशन बिल को पास किया गया बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। देखो मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया है कि हमारा जब कोई जनरल स्टेटमेंट हमारे सामने आता है कि मेडिएशन एज अ प्रिफर्ड मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, तो इस केस में हमें पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि मेडिएशन होता क्या है। फिर हम बोलेंगे कि भाई मेडिएशन बिल को पास किया गया है ना, कि अब इसके बाद में फिर हम बात करेंगे कि ये बिल मेडिएशन को डिफाइन कैसे कर रहा है। तो इसमें हमारी ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक, उसके बाद में पार्टीज को कैसे इश्यू कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगेन ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन वाली चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें, ये जो पूरी चीज़ें रिडंडेंट हैं। मैंने पहले भी मना किया था आप लोगों से कि भाई ये चीज़ें जो है वो हमें ऐड नहीं करनी, ये फालतू में है। हाँ, ये बॉडी के तौर पे ठीक है कि भाई अब इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं एमसीआई का, इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट्स एड्रेस दिस और दिस। ठीक है, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या हैं इसके साथ में, कंसर्न्स क्या क्या हैं, इन्हेंसमेंट इफेक्टिवनेस को एनहेंस करने के लिए ये किया जा सकता है। ठीक है,